जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो फाइनली हमारा प्रीलिम्स ओवर हो चुका है, राइट। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्रीलिम्स बहुत अच्छे से गया होगा और आप लोग बहुत बेसब्री से अपने रिजल्ट का भी वेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप कमेंट में ये टाइप करके बताइए कि हमारे द्वारा जो चलाया गया मैराथन था उससे आपको प्रीलिम्स में कितना हेल्प हुआ। और इस बार तो हिस्ट्री ने कमाल कर दिया। आपने देखा ही कि जो 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन जो एंसेंट हिस्ट्री के थे, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है वीडियो में, कि वो हमारे नोट से टकरा गए थे। तो वहाँ पे हमारे बताने का ये पर्पस नहीं था कि आप हमारी वीडियो देखते तभी वो सातों के सातों क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, बल्कि हम वहाँ पे ये बताना चाहते थे कि देखो आप इतने बड़े बड़े इतने मोटे मोटे लेंदी कॉम्प्लेक्स है ना, मल्टीपल रिसोर्स को कवर करते हो इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने वीडियो को वहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि आप अपने सोर्सेज को मिनिमम रखो, खासकर ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री, तो लास्ट टाइम तो बहुत कम पूछा था, आपने देखा है। इस बार देखो भर के पूछ दिया। तो इसलिए आपको यहाँ पे कम टाइम इन्वेस्ट करना होता है इन टाइप के सब्जेक्ट्स में। तो ये कैसे हो पाया? जिन्होंने उस वीडियो पे हमारे वीडियो पे रिलाई किया होगा तो उनका मुश्किल से मतलब विद इन बोलते ना 10 आवर्स उन्होंने इंक्लूडिंग एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों उन लोगों ने विद इन 10 आवर्स, लेस देन 10 आवर्स इवन, मतलब उन्होंने कवर कर लिया होगा। तो अगर जिसने जो करके गए होंगे तो वो आराम से सातों के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, राइट। तो इसलिए आपको टाइम कम इन्वेस्ट करना होता है इन सारे सब्जेक्ट्स में, ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में, दूसरे जो इंपॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे आप ज़्यादा टाइम दे सको, राइट। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी होते हैं, बस यही होता है कि प्रायोरिटी होती है ऊपर नीचे। तो इस बार हमने वही सोचा कि सेम मॉडल पे हम आपके यहाँ मेंस का भी काम आसान करते हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं ना कि मार्केट में आप देखते हो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन मतलब महंगे महंगे दामों पे अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं। तो हम सोचे कि क्यों ना इस बार आपका मेंस का ही काम आसान किया जाए। होपफुली इस बार अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो और आपका स्कोर अगर 80 के आसपास भी आ रहा है, देन यू कैन स्टार्ट विद योर मेन प्रिपरेशन। क्योंकि ये जो आपका जो 15 दिन का टाइम होता है ना, ये सबसे क्रूशियल होता है, और इसमें जिसने इसको यूटिलाइज कर लिया वो एज ले लेगा, क्योंकि नो वन नोज कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तो आ ही जाना है। तो इधर यू विल बी पास और फेल, बट फेल नहीं हो गया, ठीक है। अगर मान के चलो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नहीं भी होता है, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, ताकि अगर अगली बार आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपका मेंस का काम आसान रहे। तो मेंस तो एनी हाउ आपको करना है, और इस टाइम पे अब आपको मेंस पे ही फोकस करना चाहिए अगर आप स्टिल इस साइकिल में बने हुए हो तो, राइट। तो ये जो 15 दिन है हम चाहते हैं आपका वेस्ट ना हो, और आप अपने मतलब जो जीएस पेपर्स हैं और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, तभी आपको एज मिलेगा। अदरवाइज इस बार आपका बहुत कम समय है मेंस के लिए भी, राइट। तो हमने सोचा कि जो ये 15 डेज का गैप है इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीएस के, तो हम सबसे पहले ये हमारा न्यू इनिशिएटिव है ना, इसमें हम आपको जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर कराएंगे। तो दिस विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ज्योग्राफी इन जीएस पेपर 1, राइट। अब देखो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि ये हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ विल बी प्रोसीडिंग विद दिस इनिशिएटिव। तो सबसे पहले जो मेंस में सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि पढ़े कहाँ से और कितना पढ़े, राइट। तो ये आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये जिस नोट्स को हम रेफर करें नीलेश सर द्वारा बनाया गया, राइट। तो यू नो कि ही हैज़ गुड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी, तो उनके द्वारा ये बनाया गया। तो इसमें क्या है आपका कि मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में आपके पूरे सिलेबस को कवर किया गया है क्रिस्प मैनर में और टू द पॉइंट। तो आप कंटेंट आपको इतना ही पढ़ना है। अब दूसरा चीज़ होता है कि कंटेंट तो चलो हम फिर भी पढ़ लेते हैं कहीं कहीं से। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कि हम आंसर नहीं लिख पाते हैं ना, कंटेंट तो पढ़ लिया लेकिन अब उसको लिखें कैसे। तो वो भी मैं आपको मतलब मैं और रोहन सर मिलके आपको पूरा ज्योग्राफी पोर्शन कवर कराएंगे, और बीच बीच में आपको नीलेश सर भी सेशन लेंगे, राइट, आंसर राइटिंग का स्पेशली। तो इसमें हम क्या करा रहे होंगे आपको कि ये पहले आपका पूरा जो सिलेबस का टॉपिक कवरेज कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू, क्योंकि सिलेबस और पीवाईक्यू से हमें आइडिया लगता है कि हमें पढ़ना क्या है, राइट। ये हमारे गाइडिंग लाइट होते हैं। यहाँ से हम आपको ये बताएंगे कि ये टॉपिक आपके हाई यील्डिंग है, ये आपको पढ़ना है, और यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको बकायदा, राइट। उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। देन मैं क्या करूँगा, टॉपिक वाइज जो अगर उससे मेंस के क्वेश्चन पूछ रखे वो मैं आपको दिखाऊंगा, और बकायदा आपको लिख के दिखाऊंगा कि आपको कैसे लिखना होता है, कैसे प्रोसीड करना होता है ना। वर्ड टू वर्ड ना भी लिखूं तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूंगा कि ये पॉइंटर्स आपके माइंड में होना चाहिए। और ये मैं कैसे करूंगा, तो देखो एक तो मैं आपको पिलर्स बताऊंगा, दूसरा मैं निमोनिक्स का हेल्प लूंगा। वो निमोनिक्स किसके द्वारा तैयार किया गया, वो भी नीलेश सर द्वारा तैयार किया गया। तो निमोनिक्स भी ऐसे आपके रैंडम नहीं होंगे, वो आपके टॉपिक से मिलते जुलते निमोनिक्स होंगे, ताकि आप उसको लॉन्ग टाइम पे रिटेन कर पाओ और जाके एग्जाम हॉल में आप मतलब आप उसको वापस से प्रोड्यूस कर पाओ, राइट। तो देखो ये आपका ना दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ज्योग्राफी जीएस पेपर 1। Why? Because here we are not covering only your syllabus, but we are also doing the answer writing part, जो कि सबसे बड़ा एक कंसर्न होता है। एक मतलब मिनिमम टाइम में, एक टाइम लिमिट में आप कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो इस कोर्स को, इस इनिशिएटिव को आप अगर डिलीजेंटली फॉलो करते हो ना, देन यू विल बी इन बेटर पोजीशन, राइट।
बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले आप एक अच्छे पोजीशन में होगे आंसर राइटिंग में। तो इसको बहुत हॉलिस्टिकली कवर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि ये पूरा फ्री इनिशिएटिव रहने वाला है राइट यूट्यूब पे, ताकि आपके सारे दोस्तों तक पहुंचे। ऐसा मत सोचना कि यार ये मुझे मिल गया तो ये इसका फ़ायदा सिर्फ मुझे ही मिले। आप अपने जो दोस्त आपके मेंस लिखेंगे इस बार उनके साथ भी शेयर करना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर से राइट। तो आप देखो मैं कौन कौन सेक्शन लेने वाला हूँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो मेरे द्वारा लिया जाएगा आपका जियोमॉर्फोलॉजी, आपको पता ही है ना। तो जियोमॉर्फोलॉजी और ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट राइट, और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू। तो ये मैं आपको ब्रॉडर टर्म में बता रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी से हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे भी आपको अननेसेसरी हर चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो पीवाईक्यू में पूछा गया और जो पूछा जा सकता है मतलब अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन में, हम वही पोर्शन कवर करेंगे अच्छे से राइट। तो सबसे पहले देखो कोई भी एग्जाम में आपको सबसे पहले देखना होता है पीवाईक्यू और सिलेबस। तो सिलेबस हमारा क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। ये आपका देखो ये मेरे सर द्वारा हैंड रिटेन नोट्स बनाया गया, उसका ये इंडेक्स है, आप देख सकते हो। उसमें पहले पीवाईक्यू दिया गया आपका ईयर वाइज, उसके बाद आपके सेक्शन वाइज आपके टॉपिक को सेग्रीगेट किया गया। तो ये देखो सबसे पहले हमें देखना है अपना सिलेबस। तो ये आपको पता है ये आपका सिलेबस है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी राइट। ये आपका ओरिजिनल यूपीएससी का जो सिलेबस है वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है राइट। तो ये देख सकते हो। तो सबसे पहला है कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखो ये बहुत ब्रॉडर दिया गया है ना, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट आएंगे लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं बताया गया। तो हमें वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लेने। अब वो कैसे पता लगेगा, तो वो आपको पीवाईक्यू की हेल्प से पता लगेगा राइट। तो इसलिए हम पीवाईक्यू भी देखेंगे। दूसरा चीज़ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और आपका ओशियोनोग्राफी राइट, ये तीनों आता है। तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। फिर जो सेकंड पिलर है आपके सिलेबस का ये भी मैं कवर कराऊंगा राइट, और इसमें से कुछ पार्ट मैं कवर कराऊंगा, बाकी आपको रोहन सर कवर कराएंगे राइट। और हाँ मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर थोड़ा आपका मतलब एक्सटेंसिव होने वाला है राइट। तो आपको पेशेंस रखना है और चीज़ें सीख के जानी है। ये मत सोचना कि ये पहले लेक्चर देख लिया फिर नोट्स किसी और का पढ़ लिया फिर आंसर राइटिंग के लिए कोई और कोर्स ज्वाइन कर लिया, नहीं। आपको अपनी चीज़ें कंसाइज रखनी है, टू द पॉइंट रखनी है ना, और मिनिमम सोर्सेस रखनी है, क्योंकि आपको ही पता है क्वेश्चन 1 से 2 आने हैं राइट। तो उसके लिए पूरा ग्रंथ पढ़ने की क्या नीड है, पूरे साल तो वैसे भी आप पढ़े ही हो। और दूसरी चीज़ कि प्रीलिम्स के लिए जो भी आप नॉलेज पढ़े हो है ना, वहाँ पे मैं वो भी बताऊंगा कि उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है आपको आंसर राइटिंग में। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ एकदम नए सिरे से पढ़ना है। कभी भी आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपका जो प्रीलिम्स और मेंस वाला पोर्शन होता है कभी अलग नहीं होता है, हम उसको अलग करके पढ़ते हैं। हाँ थोड़ा अप्रोच बदल जाता है, जैसे प्रीलिम्स में हम ज़्यादा फैक्चुअल पार्ट फोकस करते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे फोकस करते हैं, और मेंस में हम ज़्यादा एनालिटिकल पार्ट पे फोकस करते हैं, चीज़ों को कैसे रिलेट करना है। क्योंकि आप क्वेश्चन भी देखोगे ना तो डायरेक्ट ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। आजकल क्या हो गया ट्रेंड कि ज्योग्राफी को इकोनॉमी से लिंक कर दिया है ना, ज्योग्राफी को कल्चर से लिंक कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप आगे देखोगे, आपको देखने को मिलेगा। तो अब बहुत ना आपका मतलब इंटर रिलेटेड हो गए हैं जीएस के सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में सिर्फ आपको एग्जैक्ट कोर कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी से आपके सवाल पूछ लिए, हालांकि पहले पूछे हुए हैं लेकिन वो बहुत मिनिमम पूछे हुए हैं। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि सारे जीएस सब्जेक्ट का नॉलेज आप यूज़ कर सको, लेकिन उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो ओरिजिनलिटी है वो भी मेंटेन रखना है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है तो आपको वहाँ पे ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट यूज़ करनी है, और उसके बाद आपको इंटरलिंकेजेस बनानी है राइट। तो ये सब हम लेक्चर में सीखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला आप लोगों को है ना। और इस वीडियो को जो लेक्चर पूरा कवर करेगा तो यार फीडबैक जरूर देना कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि ये हमें ना अप्रिशिएट करता है आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन कोर्सेस लाने के लिए राइट। तो फ्यूचर में ही हम इस तरीके के और सारे जीएस सब्जेक्ट के लिए चीज़ें लाएंगे। अभी तो हम ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहे हैं, इसका अच्छा रिस्पांस देखने को मिला तो हम हर जीएस सब्जेक्ट को आपको इसी मैनर में कवर कराएंगे। तो आपको मेंस के लिए कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर अपकमिंग मेंस राइट। तो देखो अब पीवाईक्यूज में देखते हैं, हम पहले सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी से पहले कवर कराता हूँ राइट। तो इसमें 2023 में देखो सेग्रीगेट करने आना चाहिए आपको। अब आप 1 साल से अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इस पोजीशन में होगे कि आपको पता होगा कि ये जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन है, ये क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन है। सो लेट्स डू इट टुगेदर। तो सबसे पहले 2023 में आपका देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा था जियोमॉर्फोलॉजी से राइट। तो यहाँ पे देखो डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस क्लाइमेट चेंज, ये आपका क्लाइमेटोलॉजी हो गया राइट। ये भी आपका काइंड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी हो गया। उसके बाद ये है आपका जियोमॉर्फोलॉजी से, मतलब हाउ आर दी जॉर्ड्स फॉर्म राइट। तो ये आपको पता ही है कि ग्लेशियल लैंड फॉर्म है। तो हम
अब इससे क्या पता लग रहा है कि हमें लैंडफॉर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, मतलब यूपीएससी कभी भी लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछ सकता है। तो अब देखो, मैं आपको ऐसा नहीं है कि हर एक लैंडफॉर्म आपको याद करना भी ना पॉसिबल नहीं है, तो आपको बस ना पता होना चाहिए। अगर सिर्फ आपको इतना भी पता होगा कि ये जॉर्ज जो है ग्लेशियल एक्टिविटी से, मतलब ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, इसका जो एजेंट है वो ग्लेशियर्स है, तो आपका काम हो जाता है। बाकी मैं आपको एक ऐसा वे बताऊंगा कि किसी भी तरीके का लैंडफॉर्म पूछे अगर आपसे, हो सकता है अभी जॉर्ज पूछा है, कल को आपको मान के चलो स्टैग पूछ ले, है ना, या वोल्केनिक लैंडफॉर्म से कुछ पूछ ले, या फिर आपका एओलियन लैंडफॉर्म से कुछ पूछ ले, तो आपका सबका आंसर लिखने का वे सेम होगा। तो मैं आपको एक पिलर बता दूंगा कि कभी भी लैंडफॉर्म से क्वेश्चन पूछे तो बस आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि ये किस चीज से बना है ना, इतना बस आपको पता होना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में करके आए हो, राइट। तो ये सब तो प्रीलिम्स में मैंने कराया ही है कि आपके फ्लूवियन प्रोसेस से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, आपके ओलियन प्रोसेस से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, आपके ग्लेशियल लैंडफॉर्म आपके किस तरीके के होते हैं, आपके कोस्टल लैंडफॉर्म किस तरीके के होते हैं, राइट। वैसे आपके जो ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म किस तरीके के होते हैं, तो ये सब आप प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो, उतनी ही नॉलेज यहाँ रिक्वायर्ड है। बाकी मैं आपको सब क्वेश्चन के लिए एक सिमिलर पिलर बताऊंगा जिसके अराउंड आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि हर एक लैंडफॉर्म के लिए आपको सेपरेट याद करना है, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बहुत बड़ा आपका मेंस का पेपर है, बहुत बड़ी सिलेबस है, तो आप एक पे इतना टाइम नहीं दे सकते हो, राइट। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि हमें अप्रोच क्या रखना है, मिनिमम स्मार्ट स्टडी करनी है, मिनिमम चीज़ें सीखनी है, उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, राइट। तो आप देखो, जॉर्ज से हमें पता लग गया कि हमें लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ना है, तो ये आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। उसके बाद देखो, ये भी आपके क्लाइमेटोलॉजी से पूछा हुआ है, राइट, ये आपका ओशनोग्राफी से पूछा हुआ है। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, मतलब ये मिक्स होता है, ज्योग्राफी आपका बेसिकली मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट होता है, राइट। तो इसमें इन्वायरमेंट का ही कुछ पोर्शन मिक्स हो जाता है, उसके बाद आपका बायोजोग्राफी का भी कुछ पोर्शन मिक्स हो जाता है। फिर देखो, व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, राइट। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना। तो ये देखा 2023 में से, 2023 में हमें बेसिकली एक क्वेश्चन देखने को मिला जियोमॉर्फोलॉजी से, तो मिक्सचर है। वैसे 2022 में आपको दिख रहा है सबसे पहला ही क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। तो अब हमें पता लग गया कि हमें रॉक्स के बारे में पढ़ना है, राइट। और प्राइमरी रॉक्स के बारे में पूछा है, तो सिर्फ हमें प्राइमरी रॉक्स के बारे में नहीं, बल्कि सेकेंडरी, टर्शरी, राइट, सेकेंडरी रॉक सबके बारे में पढ़ना है। हो सकता है इस बार प्राइमरी का पूछा, अगली बार सेकेंडरी का पूछ दे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो प्राइमरी रॉक बेसिकली जो आपके इग्नियस रॉक होते हैं वो होते हैं, राइट। तो ऐसे करके हम रिलेशन बनाएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद ये सब आपका क्लाइमेटोलॉजी हो गया, राइट। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी प्लस उसका जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब सेक्शन एडेड है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। फिर ये देखो, ये आपका है जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस, तो ये आपके कोस्टल लैंडफॉर्म है, राइट, कोस्टल लैंडफॉर्म। तो देखो फिर से एक लैंडफॉर्म से क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखो, आपसे डायरेक्ट लैंडफॉर्म के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे ये नहीं पूछा आपसे कि स्ट्रेट्स एंड इस्थमस क्या होता है, यहाँ पे पूछा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हालांकि जब आप आंसर फ्रेम कर रहे होगे तो आपको ये बताना ही है कि स्ट्रेट्स एंड इस्थमस क्या है, राइट, वो आपके इंट्रो में आ जाएगा। और उसके बाद आपको जो आपका मल्टी डायमेंशनल जो नॉलेज होता है ना, अदर जीएस पेपर का नॉलेज, वो काम आएगा। तो यहाँ पे देखो कीवर्ड क्या है, स्ट्रेट्स एंड इस्थमस एक कीवर्ड है, इससे आपने इंट्रो में यूज कर लिया। और दूसरा कीवर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड आपको पिलर बनाने हैं कि अगर कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन आता तो मेरे को इसके अराउंड, मतलब किन पिलर्स के अराउंड आपको आंसर लिखना है, राइट। तो यहाँ सिग्निफिकेंस पूछा, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पिलर्स बनाना है, जो आपको कुछ तरीके बता दूंगा, उससे आप हर तरीके के आंसर लिख सकते हो, राइट। तो स्ट्रेट्स एंड इस्थमस आपको पता लग गया, इसका सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, ये कैसे लिखोगे, तो इसका अप्रोच होता है स्टेपल, ये सब मैं आगे सिखाऊंगा, राइट। तो आपको सोचना है कि सोशल, मतलब सोशल टर्म में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल टर्म में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वैसे ही आपका पॉलिटिकल टर्म में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी के टर्म में इसका एप्लीकेशन क्या है, वैसे इन्वायरमेंट के टर्म में इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। इस तरीके से आपको सोचना होगा और इसके अराउंड आपको लिखना होगा, राइट। उसके बाद देखो, ये आपका ओशनोग्राफी हो गया, ये आपका एग्रीकल्चर से हो गया। तो आप देख पा रहे होगे कि हर साल मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं लगभग जियोमॉर्फोलॉजी से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। 1-2 क्वेश्चन 10 से 25 मार्क्स के बीच में, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, राइट। वैसे 2021 में देखो, कॉज ऑफ लैंडस्लाइड, तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी और उसमें जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन एडेड है, राइट। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तो देख रहे होगे आप ट्रेंड, राइट। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि हमें क्या पढ़ना है। तो एक बार देख लेना, वीडियो के बाद भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब हम शुरू करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, राइट। तो सबसे पहले देखो कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से भी सवाल पूछ रखा है, राइट, और प्लेट टेक्टोनिक से पूछ रखा है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कवर 2-3 टॉपिक कवर करेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं मेंस में, उसका हम आंसर फ्रेम करेंगे। मैं आपको लाइव लिख के दिखाऊंगा
कि हाँ ये कैसे आपको सोचना है, कैसे चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब देखो इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताने जा रहा, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए पढ़ के आए हो, राइट? तो दोबारा मेंस पे उतना एफर्ट करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। आप उसी को बस रिवाइज कर लो और उसके बाद जो मेंस वाला स्पेशल पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम पढ़ते हैं कि वाई डू वी नीड टू नो अबाउट दिस। तो ये चीज़ें आपको पता होगा कि इंटीरियर क्यों पता करना है आपको अर्थ का। तो सबसे पहले इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग चेंजेस दैट आर अकरिंग ओवर एंड बिलो द अर्थ सरफेस, राइट? तो आपको बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को पता लगाने में हेल्प करता है। अगर इंटीरियर के बारे में जानोगे तभी तो आप अर्थ की प्रॉपर्टी जानोगे, तभी तो आप ये जान पाओगे कि यार ये आज के डेट में जो एटमॉस्फेयर है ये कैसे, मतलब कैसे फॉर्म हुआ, राइट? अर्थ में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, वो कैसे है, राइट? अर्थ में हम नीचे जाते तो इतनी हीट कैसी है, वो हीट कहाँ से आई, जो प्राइमोडियल हीट हम बोलते हैं वो हीट अर्थ के अंदर कहाँ से ट्रैप होकर आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जानने के लिए आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे टू अंडरस्टैंड द जियोफिजिकल फिनोमेना, जैसे आपका अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, राइट? तो इन सब फिनोमेना को स्टडी करने के लिए भी आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरा बताओ, तीसरा आप खुद सोचो, रॉक फॉर्मेशन में है ना, कि जो हम रॉक्स देखते हैं, और रॉक का सिग्निफिकेंस आपको पता ही है मिनरल्स में, है ना? मिनरल्स का सिग्निफिकेंस पता ही है आपको, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, उसमें आपका मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है, राइट? तो मिनरल्स को समझने के लिए आपको रॉक को समझना पड़ेगा, और रॉक को समझने के लिए आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझना होगा। तो ऐसे करके आपको रिलेशन बनाना है और ऐसे करके चीज़ें पढ़नी है। बाकी सब चीज़ें आप पढ़ के आए ऑलरेडी प्रीलिम्स में, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता होगी। यहाँ पे मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, राइट? और अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे जाननी है, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आप टाइप करो, पूछ लो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, राइट? फिर देखो, टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम, राइट? तो सोलर सिस्टम को समझने के लिए आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना आवश्यक है ना? आप अगर अर्थ के इंटीरियर के बारे में आप जानोगे तभी आप सोलर सिस्टम को भी समझ सकते हो। फिर टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आपका एटमॉस्फेयर शुरू से ही ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही आपका ऑक्सीजन, मतलब बोलते हैं ना कि एबंडेंट मात्रा में था, गैसेस में नाइट्रोजन आपके सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ये शुरू से ही ऐसा नहीं था। इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी? डिफरेंट थी, ठीक है? ओवर द टाइम इवोल्यूशन के दौरान ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर आपकी फॉर्मेशन हुई। तो जब आप फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ते हो तो उसमें शुरू में देखते हो कि हमारा अर्थ जो था फायरबॉल था, राइट? उसका धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ, कूल डाउन हुआ, उसके बाद फिर आपका कार्बन का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहाँ से प्लांट आए, प्लांट से उसके बाद फिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे करके जो इवोल्यूशन आप ऑलरेडी पढ़ के आते हो, ठीक है? और वो आपसे कभी पूछेगा नहीं, बस ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपकी जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ कैसे हुआ, राइट? अब उसमें आप अगर आप इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जान लोगे तो आपको अर्थ के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा, है ना? इवोल्यूशन कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर कैसे बना, उसके बारे में अच्छे से पता लग जाएगा, राइट? फिर देखो, फ्यूचर डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा, तो इसके लिए भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंटीरियर के बारे में जानने में। तो अगर आपसे पूछ लेता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स मेंशन हियर। फिर यहाँ पे और एक चीज़ जो मेंशन है कि एटमॉस्फेयर को क्यों जानने में हेल्प करेगा, तो एलिमेंट्स गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर रिलीज फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब देखो, आपको पता है कि अब इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में अब हमने ये तो जान लिया कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन अब पढ़ेंगे कैसे भैया, है ना? कि आपको पता ही है कि अर्थ में आप एक मिनिमम लिमिट तक डिग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके नीचे आपका हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई चीज़ उसके नीचे जा ही नहीं सकती, है ना? सब मोल्टन फॉर्म में, मतलब सब मेल्ट हो जाएगी, वो हीट को सही नहीं पाएगी, राइट? तो फिर अब कैसे पता लगाएं? तो हमारे पास दो मेथड होता है बेसिक, एक होता है आपका डायरेक्ट सोर्स, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। अब डायरेक्ट सोर्स से नाम से पता लग रहा होगा जिसको हम डायरेक्टली स्टडी कर रहे हैं ना, जो डायरेक्ट आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ से आए, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्केनो। तो वोल्केनो से जो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको पता है कि वोल्केनो कोर से ओरिजिनेट हो रहा है, कुछ वोल्केनो आपके मेंटल से भी ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है? जिसको हम मेंटल प्लूम के नाम से जानते हैं। ये इस पे क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी, तो वी विल बी डिस्कसिंग मेंटल प्लूम एज वेल, राइट? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। वैसे ही अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो, लेकिन ड्रिलिंग का लिमिटेशन आपको पता ही है, अब तक जो मैक्सिमम ड्रिलिंग हो सकी है वो अराउंड 10 to 12 किलोमीटर ही हम मतलब ड्रिल कर पाएँ अर्थ को, राइट? उससे नीचे पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी आप एडवांस हो जाओ, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाओ, और 1-2 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे, उससे नीचे तो एकदम पॉसिबल नहीं है। और आपको अर्थ का पता ही है कितना है आपका रेडियस, जो अर्थ का अराउंड 6400 किलोमीटर है ना? तो आप समझ पा रहे हो कि कितना अंदर है, तो उसको डायरेक्टली तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक वोल्केनो है जो अंदर से आ रहा है, तो उसके रॉक को स्टडी करके हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं, राइट? उसके बाद देखो, और तो यहाँ पे ये आपका मेंशन भी है डीपेस्ट माइन, ठीक है? मेपोंग गोल्ड माइन और ताउतोना गोल्ड माइन, जो कि कहाँ पे है आपके अफ्रीका में, जो कि कितना आपका गहरा है 3.6 किलोमीटर, ठीक है? और जो डीपेस्ट ड्रिल हुआ है आज तक वो आपका 12 किलोमीटर तक हुआ है, जो कि कहाँ पे है? कोला पेनिनसुला, रशिया। तो मैपिंग करते हो तो आपको आई होप ये लोकेशन पता होगा, ठीक है? तो ये वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। फिर वोल्केनिक इरप्शन आपको पता है, ब्रिंगिंग इंटीरियर मटेरियल्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ।
अब देखो इनडायरेक्ट सोर्सेस, तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या, आप देखो नाम से आपको पता लग रहा होगा, हम अर्थ को आप डायरेक्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ फेनोमेना को स्टडी करके हम पता लगा रहे हैं कि हाँ अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इंटीरियर ऐसा होगा, ठीक है। तो आज के डेट में जो आप इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ते हो ज्योग्राफी में, क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसमें भी दो दो डिवीजन है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, इनर कोर, ठीक है, जिसको आउटर कोर और इनर कोर भी बोलते हैं हम। तो ये सब आपको कैसे पता लगा स्ट्रक्चर, क्या आप देखने गए थे? नहीं, आपने इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता लगाया कि ऐसा हो सकता है, वेव के थ्रू पता लगाया, राइट, कि ऐसा हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट सोर्स। तो इनडायरेक्ट सोर्स में आपका क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आपके मिट्योर्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आ जाते हैं। तो हम मिट्योर्स जो आपके अर्थ पे गिरते हैं ना, तो उसको भी स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि बोला जाता है कि जो मिट्योर की कॉम्पोजिशन है वो अर्थ की कॉम्पोजिशन से काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट हो गया। अब इधर हम अर्थ को डायरेक्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ों को स्टडी करके हम ये पता लगा रहे हैं कि हाँ भाई अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, राइट। तो सिमिलर फॉर्मेशन प्रोसेस एज अर्थ हेल्प इन एक्सपैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, राइट। लेयर्स अलाइंड एज पर डेंसिटी। अब उसके बाद आप पढ़ते हो ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में क्या करते हो, ग्रेविटेशनल एनोमलीज को देखते हो कि ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल वेव है वो कैसे बिहेव कर रहा है, राइट। तो रीजन ऑफ इंटीरियर विद डेंस कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, वहां पे आपकी हायर ग्रेविटी होगी। तो आपको पता है कि जैसे जैसे अर्थ के आप अंदर जाते हो, राइट, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। और इसका जो वाइस वर्सा है वो भी ट्रू है। सो वी कैन एक्स्ट्रापोलेट अबाउट इंटरनल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे हम एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं कि क्या क्या मटेरियल कैसे कैसे अरेंज्ड है इंटीरियर ऑफ अर्थ में। फिर देखते हो आप शिफ्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हो कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो आपको पता ही है कि जो अभी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये 10,000 साल बाद सेम नहीं रहेगा, और 10,000 साल पहले सिमिलर था नहीं, राइट। तो ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, रोटेट करते रहता है। तो ये अराउंड बोला जाता है कि अराउंड 10,000 साल में ये एकदम बोलते हैं ना अपने आप को रिवर्स कर लेता है। तो अभी फॉर्चुनेटली जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है वो हमारे अर्थ के जो ओरिजिनल पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसी डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। मतलब जो अर्थ का नॉर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के नॉर्थ पोल के साइड ही है, और जो अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल है, राइट, वो अर्थ का साउथ पोल के साइड ही है। थोड़ा सा डेविएशन है जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं, वो सब आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट रिवर्सल इन 2 लाख टू 3 लाख ईयर, तो मतलब 2 लाख से 3 लाख साल भी लग जाता है। इट इज़ द मटेरियल इनसाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपका आता है बॉडी वेव्स। तो आपको पता ही है ये पी वेव, एस वेव आप पढ़ के आते हो, राइट, और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ रखा है आपके प्रीलिम्स में, हो सकता है मेंस में भी आ जाए। तो पी वेव, एस वेव को आप स्टडी करते हो, तो ये मेजर सोर्स है आपका अर्थ के बारे में जानने के लिए, राइट। तो वेव क्या है, तो होता मतलब वेव का क्या प्रॉपर्टी है कि ये अलग अलग बिहेव करते हैं जब ये अलग अलग मीडियम से ट्रैवल करते हैं। तो जस्ट लाइक सॉलिड से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो दे विल बिहेव डिफरेंटली, है ना, और जब ये लिक्विड से ट्रैवल करते हैं तो दे बिहेव डिफरेंटली। तो इससे हमें पता लगता है कि अर्थ के अंदर में जो लेयर है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, राइट। तो पी वेव, एस वेव आप जब स्टडी करते हो तो आपको पता है पी वेव का जो शैडो जोन है कंपैरेटिवली वो क्या है, एस वेव के शैडो जोन से काफ़ी छोटा है। क्यों? क्योंकि एस वेव जो है आपका वो स्लो होता है, राइट। तो वो सिर्फ आपके सॉलिड वाले पोर्शन से पास होती है, बाकी नीचे उसका आपको एक्सटेंड देखने को नहीं मिलता। तो उस एरिया को हम बोलते हैं शैडो जोन। ये सब आप पढ़ के आ रहे हो, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ शैडो जोन क्या है, ये सब क्या है। आपको पता है कि हाँ भाई पी वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ वेव है, एस वेव आपका ट्रांसवर्स टाइप ऑफ वेव है, ये सब आप पढ़ के आते हो। सो हियर फ्रॉम प्राइमरी वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम, और जो सेकेंडरी वेव होते हैं पास थ्रू ओनली सॉलिड मीडियम, राइट। फ्रॉम हियर वी कैन एक्स्ट्रापोलेट अबाउट मटेरियल डिफरेंशियल्स, राइट। अब देखो लेयर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लो, ये आप प्रीलिम्स वाले सेक्शन से भी रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नया नहीं है, अगर पूछता भी है तो आपको इतनी डिटेल में मेंस में नहीं लिखना होता, आपको बस डायग्राम बनाना है, चीज़ें जो बेसिक आइडिया है वो पता है, और आपसे वैसे ही मेंस में बहुत कम चांसेस है कि आपको ये टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो ज़रूर मेंशन करके आओ, क्योंकि ये थोड़ा आपका आंसर जोग्राफिकल लगने में हेल्प करेगा। तो ये आपको पता है कि आपका पहले अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट जो होता है उसका एक्सटेंट आपका अराउंड 50 किलोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद जो आपका मेंटल होता है उसमें अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है। तो आपका जो मेंटल का विड्थ होता है वो अराउंड 2900 किलोमीटर तक होता है, और उसके बाद जो आपका कोर है ना, वो 2900 से लेके अराउंड 6400 किलोमीटर तक। ये मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, तो ये सब आप ऑलरेडी देख के आते हो। बाकी डिसकॉन्टिन्यूटी ये सब आप पढ़ते ही हो, कॉनर्ड, मोहवरी, क्रेप्टी, गुटनबर्ग, लेहमन, राइट। और फिर ये सब आपको पता है क्रस्ट और अपर मेंटल को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है लिथोस्फेयर।
राइट, इसी को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। फिर अपर मेंटल ही होता है आपका एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर आपका क्या होता है, मोल्टेन स्टेट में होता है। ये सब आप देख के आते हो, तो यही सब एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, राइट। थिनर मोस्ट लेयर आपका ओशनिक क्रस्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये डेंसर होता है। और बसाल्टिक, इसके जो रॉक होते हैं वो बेसाल्टिक होते हैं, राइट। वैसे ही जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये लाइटर होता है, और इसके जो रॉक होते हैं वो ग्रेनाइटिक होते हैं, राइट। मतलब ये एसिडिक है, ये बेसिक है। फिर देखो आप, आउटर कवरिंग ऑफ क्रस्ट इज सेडिमेंट्री मटेरियल एंड बिलो दैट लाई क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rocks which are acidic, right। फिर क्रस्ट थिकर इन एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन्स। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये आपका लेस डेंसर देन ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। ये वॉल्यूम दे रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि अभी हम मेंस का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। जो फोकस करना है, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए, यहाँ कौन ज़्यादा डेंसर है, कौन कम डेंसर है, ठीक है, और कहाँ पे किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप आंसर अच्छे से फ्रेम कर पाते हो। फिर बिलो लिथोस्फेयर लाइज एस्थेनोस्फेयर टिल 400 किलोमीटर डेप्थ। तो जो आपका एस्थेनोस्फेयर होता है इंटायरली इन मेंटल होता है, और बोला जाता है इसी के ऊपर जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मूव करता है, या फिर जो ओशियनिक क्रस्ट है, राइट। तो ये सब का जो हम पूरा डिटेल में प्रोसेस देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स और आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। फिर जो कोर होता है आपका 2900 टू 6400 किलोमीटर होता है। अब इसमें आप मिनरल्स देख लो क्या क्या मिलता है। तो आपको क्रस्ट में क्या मिलता है, सियाल मिलता है, ठीक है। आपको मेंटल में सीमा मिलता है, और कोर में आपको निफे मिलता है, मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकल आयरन, राइट। ये सब आप एक बार देख लेना। डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑलरेडी आप पढ़ के आते हो। अब केमिकल कॉम्पोजिशन में आपको पता है, जो आपका अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो ऑक्सीजन का है, देन सिलिकॉन का है, राइट। तो ऊपर के तीन आप याद रखना। और जो केमिकल कॉम्पोजिशन में आपका आयरन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, राइट। तो ये आप चीज़ें याद रखना। अब पढ़ेंगे हम अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो अर्थक्वेक अब देखते हैं, राइट। तो अर्थक्वेक क्या होता है आपका, एब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट कॉजेज अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है। मीन्स व्हेनेवर देयर इज अ वायलेंट एंड एब्रप्ट शेकिंग ऑन द ऑफ द ग्राउंड वी विल कॉल इट एज अर्थक्वेक, ठीक। तो आपको नॉर्मल डेफिनेशन आ गया। अब अर्थक्वेक से आपके मेंस में क्वेश्चन आ रखा है कि आपका जैसे अर्थक्वेक आपके एज पे ही क्यों आते हैं, जो कॉन्टिनेंटल या आपके जो ओशियनिक एज होते हैं वहाँ पे आपके अर्थक्वेक क्यों आते हैं। फिर अर्थक्वेक से आपके क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इसको हमें देखना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि अगर अर्थक्वेक से क्वेश्चन आएगा तो हमें मिनिमम चीज़ों में कैसे आंसर को फ्रेम करना है। तो सबसे पहले तो आपका आता है डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन आप ये या तो ये लिख लो, एब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट कॉजेज अर्थक्वेक वेव्स, या फिर आप ये लिख लो कि एन अर्थक्वेक इज अ वायलेंट एंड एब्रप्ट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग अ फॉल्ट लाइन इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो अगर फास्ट हो गया तो आप देख लो एक बार, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, आप लिख सकते हो अर्थक्वेक क्या है। आप ऐसे माइंड मैप से याद रखना, मैं पूरा आपको लिख के नहीं दिखाने जा रहा हूँ। ये आपका क्या है, वायलेंट एंड एब्रप्ट शेकिंग ऑफ ग्राउंड, ठीक है, जो कि क्या करता है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ, along a fault line, और ये फॉल्ट लाइन कहाँ पे आते हैं, आपके अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट। कभी भी किसी चीज़ का डेफिनेशन याद करना है ना, तो ऐसे ब्रेक करके याद करा करो। तो अब इसको अगर आपको लिखना हो तो कैसे, एन अर्थक्वेक इज अ वायलेंट एंड एब्रप्ट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग अ फॉल्ट लाइन इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक। आपको डेफिनेशन याद हो गया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, एब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट कॉजेज अर्थक्वेक वेव्स। अब आप ये छोटी सी डायग्राम बना देना, राइट। अर्थक्वेक से कोई भी सवाल आए तो आपको डेफिनेशन में ये लिख सकते हो, बाकी जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आप अर्थक्वेक का डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद ये डायग्राम आपको बनाना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है डायग्राम, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे भयंकर डायग्राम नहीं बनाना होता है। हालांकि है डायग्राम काफ़ी इजी, लेकिन इतना यूनिफॉर्मली नहीं बनाना होता है, आपको एकदम जल्दी जल्दी बनाना होता है। तो कैसे बनाओगे आप जल्दी जल्दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक ब्लॉक बना लो, ठीक है, तुरंत एग्जैक्ट आपको दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे फोकस दिखा दिया, ठीक है, और जहाँ पे रीच हो रहा है ये आपको एपिसेंटर दिखा दिया, और बाकी ऐसे ऐसे कर दो, हो गया। कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं चलो डिजिटल पेंसिल से बना रहा हूँ, आप नॉर्मली बनाओगे तो और अच्छा बन के आएगा। तो कभी भी डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर देते हो ना चीज़ों को,
तो थोड़ा आपको एक एज मिल जाता है, 1-2 मार्क्स का एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। फिर फॉल्ट क्या होता है आपका, और फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक लेयर। ठीक, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि अर्थक्वेक जो है आपका कैसे आता है। तो देखो ये चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो ये चीज़ मेंशन आपको रट लेना है, आप खुद दिमाग लगाओ अर्थक्वेक कैसे कैसे आ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इंटीरियर में अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी होगी, राइट, तो आपका अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तब भी आपका अर्थक्वेक फील होगा। ठीक है, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग प्रोसेस हो रहा है तब भी आपका अर्थक्वेक होगा, वोल्केनो। ठीक है, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, या फिर अनवॉपिंग एंड डाउन वॉपिंग हो रहा है तब भी आपका अर्थक्वेक आएगा। इवन इस बार आप देखे होंगे कि जब कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट करती है, ठीक है, तब भी अर्थक्वेक आपको देखने को मिलती है। तो कभी भी आपके इंटीरियर में अगर कुछ मान के चलो छेड़छाड़ हुई या इंटीरियर में कुछ आपके डिस्टर्बेंस हुई, तो वो आपका क्या होता है, वेव का फॉर्म ले लेता है, और वो जब ग्राउंड तक रीच होता है तो उसी को हम बोलते हैं अर्थक्वेक, है ना, कि आपका अर्थ क्या हो रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है। अब उस चीज़ को थोड़ा टेक्निकल वे में, ये हो गया आपका कि कभी भी आपके इंटीरियर में डिस्टर्बेंस होगी ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और फोल्डिंग और फॉल्टिंग और अप वॉपिंग और डाउन वॉपिंग और सम न्यूक्लियर टेस्ट और सम गैशियस एक्सपेंशन, देन अर्थक्वेक विल अकर। और इसका जो टेक्निकल जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे एक्सप्लेन है। सो क्या होता है बेसिकली, रॉक अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट द फ्रिक्शन exerted by overlying rock strata prevents the movement of rock layer with time pressure builds up। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर वाले जो रॉक्स होते हैं वो अंडरलाइंग रॉक पे क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, राइट। अब इस केस में क्या होता है कि जो ये आपके क्रस्ट है, ठीक है, जो आपके दो प्लेट है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू दैट ओवरलाइंग रॉक स्ट्राटा यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है और ये मूव नहीं कर पा रहे, राइट। बट ये एक लिमिटेड टाइम तक होगा, क्यों, क्योंकि वो लगातार जब मूव करते रहेंगे, राइट, तो एक टाइम होगा कि ये इस प्रेशर को ओवरकम करेंगे, राइट, और ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो बोलते हैं ना, इससे आपको क्या सीख मिलती है कि कोई किसी चीज़ में आप अगर कंसिस्टेंटली लगे हुए हो तो एक टाइम तो आएगा, वो ब्रेक पॉइंट आएगा जब आप चीज़ों को ब्रेक कर लोगे, और आपके केस में खुद ब्रेक नहीं होना है, क्रैक कर लोगे, है ना। तो जैसे यूपीएससी में आप अगर लगे रहोगे कंसिस्टेंटली तो एक ना एक दिन आप यूपीएससी ज़रूर क्रैक कर लोगे। तो यहाँ से हमें देखो, यहाँ से वो भी लर्निंग मिलती है, राइट। तो ऐसे ही आपको चीज़ें रिलेट करना है, मेंस में भी रिलेट करना है और रियल लाइफ में भी रिलेट करना है। सो यहाँ पे वही लिखा है, अंडर इंटेंस प्रेशर द रॉक लेयर एट अ सर्टेन पॉइंट ओवरकम्स द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ओवरलाइंग लेयर एंड अंडरगोज एन अब्रप्ट मूवमेंट जनरेटिंग शॉक वेव्स, राइट। एंड अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ्स इंस्टॉल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन सिस्मिक स्टेशन। तो आपको पता है कि जो अर्थक्वेक का मेजर होता है ना, वो हम सिस्मोग्राफ से करते हैं। और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, मतलब जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। रिचर बोल लो या रिक्टर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको बेसिक इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है, और जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक है उसको कौन मेजर करता है, आपके मर्कली स्केल, ठीक। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो प्रीलिम्स के लिए। सो सिस्मोग्राफ्स जो होते हैं ये आपके सिस्मिक एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं। सो द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। तो आपको ये सब बताया हुआ है प्रीलिम्स में कि जहाँ से आपका वेव जनरेट होता है उसको फोकस बोलते हैं, और जहाँ पे जो सबसे पहली बार जिस पॉइंट पर रीच करती है, राइट, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो फोकस को आपको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है, और जहाँ पे सबसे पहले द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज एपिसेंटर, ठीक, जहाँ पे आपकी पहली बार जो वेव्स पहुँचती है सबसे पहले। फिर अर्थक्वेक वेव में बॉडी वेव होता है, सरफेस वेव होता है, राइट। बॉडी वेव में आपका पी वेव, एस वेव होता है, ये सब आप पढ़ के आए हो। अब यहाँ मैं डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ। पी वेव आपका फास्टर है, एस वेव आपका स्लोअर रहता है, राइट। इसकी शेडो जोन आपकी छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। वैसे ही आपका जो सरफेस वेव होता है उसमें लव वेव और रिले वेव होते हैं, ठीक। दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन आपके बॉडी वेव्स। फिर देयर डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज। देन व्हेन एन अर्थक्वेक और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सेंड शॉक वेव्स थ्रू द अर्थ, the cooler areas which generally are rigid transmit these waves at a higher velocity than the hotter areas। so जो velocity होता है आपका वेव का वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम सेमी सॉलिड में और सबसे कम लिक्विड में। हालांकि सबसे कम गैस में होता है, लेकिन अंदर आपके लिक्विड तक है स्टेट। तो इसका रीज़न आप पढ़ के आए होगे। फिर द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट्स ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव। तो ये देखो, ये सब आपको ना नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके मेंस में अगर कुछ मान के चलो इनकेस कल को आपको पूछ दे, पी वेव एस वेव का मैकेनिज्म पूछ दे या फिर अर्थक्वेक का मैकेनिज्म पूछ दे, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे जनरेट हो रहा है। तो ये सब मैं आपको बताते चल रहा हूँ। बाकी जब रियल क्वेश्चन आएगा जो पीवाईक्यू में पूछ रखा है, जब हम उसको लिखेंगे तो हम देखेंगे कैसे हमें अप्रोच करना है चीज़ों को। क्योंकि एक होता है मैं बता दिया ऊपर ऊपर,
लेकिन फिर आप लिखने जा रहे हो, फिर आपको वही प्रॉब्लम आएगी। तो आज मैं आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा कि स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर को, है ना, उस मिनिमम वर्ड लिमिट में। फिर वही यहाँ पी वेव की प्रॉपर्टी दे रखी है, देखो ये यार ये आप पढ़ते हो, है ना, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो, तो इसको अलग से नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अलग नहीं है, बस ये होता है कि मेंस में अब आपको एनालिटिकल टाइप से पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स की चीज़ें पढ़ाने बैठूंगा तो देन क्या होगा कि ये लेक्चर जाएगा 5 घंटे 6 घंटे, ठीक, और आप भी उसको कर नहीं पाओगे। और अभी क्योंकि आपके मेंस के लिए टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ इसको बहुत कंसाइज वे में आपको चीज़ें कवर करा दो। तो जो प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो आप देख लेना, पी वेव्स देख लो, एस वेव्स भी आप देखते हो, इसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी ऊपर, राइट। सरफेस वेव्स में आपके एल वेव्स होते हैं और आपके आर वेव्स होते हैं, दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। इनका स्ट्रक्चर देख लो, तो जो एल वेव्स होता है आपका जस्ट लाइक स्नेक होता है, ठीक, और जो आपका आर वेव्स होता है ये आपका सर्कुलर मोशन में होता है, राइट। सो दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सुनामीज ड्यू टू वर्टिकल शिफ्ट, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर शैडो जोन क्या होते हैं, यहाँ पे वो चीज़ मेंशन है। तो आप जब इस नोट्स को रेफर करना ना, तो आप ये सब एक ब्रीफली रीडिंग कर लेना, क्योंकि हमारा मेन काम है आंसर राइटिंग करना। तो ये मेंस में आपको ऐसे नहीं पूछेंगे व्हाट इज शैडो जोन, पूछना होगा तो वो थोड़ा सा इसको एप्लीकेशन पार्ट में करके पूछ देंगे कि वाई शैडो जोन ऑफ पी वेव इज शॉर्टर देन एस वेव। हालांकि ये भी इतनी भी सिंपल वो क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहे हैं, यूपीएससी वाले हैं, ठीक है, तो वो किसी ना किसी दूसरे जीएस पेपर से कनेक्ट करके वो सवाल पूछते ज़्यादातर। तो ये एस वेव आप देखते ही हो, इसका शैडो जोन आप देखते हो, ठीक। अब देखो हाउ डज दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन अर्थ इंटीरियर, तो ये आपका एक पोटेंशियल मेंस क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके वेव्स होते हैं, बॉडी वेव्स होते हैं, वो आपके अर्थ के इंटीरियर को जानने में कैसे हेल्प करते हैं। तो ये होता है मेंस का पोर्शन, ठीक। प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट चीज़ें पढ़नी है, हालांकि मेंस में भी आपको उसकी नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, तभी जाके आप इसका आंसर कर पाओगे कि कैसे हेल्प कर रहे हो डिटरमाइन करने में अर्थ इंटीरियर। तो अब आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ, अब मत देखो यहाँ पे आंसर क्या है, इसको आप ढक लो, ठीक। मेरे पास कुछ कवर करने का नहीं है, देखता हूँ मैं कुछ कवर करने का हो तो, ठीक, और कवर कर देते इसको। चलो इसको मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पे आप करो अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग, कैसे करेगा, जो वेव्स है हमारे अर्थ के इंटीरियर को डिटरमाइन करने में कैसे हेल्प करेंगे। तो आप प्रीलिम्स में पढ़ के आते हो पी वेव और एस वेव का मैकेनिज्म, तो आपको पता है कि जो पी वेव है, ठीक, जो आपका पी वेव है वो आपके सॉलिड और लिक्विड दोनों से ट्रैवल कर रहा है, ठीक। लेकिन जो आपका एस वेव है वो आपके सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो जब हम ये वेव पास कर रहा है, ठीक है, अब जब हम इन वेव्स को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पी वेव है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ऐसे कंपोजिशन कैसी है आपके, जो आपका क्रस्ट है, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट ये आपके किस में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक। फिर अपर मेंटल आपको पता है स्टेनोस्फेयर, तो ये आपके मोल्टेन स्टेट में है। फिर आपका लोअर मेंटल आपके सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। फिर आपका आउटर कोर जो है ये आपके लिक्विड स्टेट में है, ठीक। और जो आपका इनर कोर है वो आपका सॉलिड स्टेट में है। तो आई होप ये कॉम्पोजिशन तो आप लोगों को पता है। अब जब आपका वेव पास करेगा पी वेव, तो पी वेव तो पता है कि ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो यहाँ से ही पास करेगा, राइट। लेकिन क्योंकि ये रिफ्रैक्ट कर रहा है ना, जब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होती है आपकी, तो जो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उतने देर के लिए जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था वहां पे क्या होगा, शैडो जोन क्रिएट हो जाता है, राइट। वैसे लेकिन जब एस वेव ट्रैवल करेगा, तो क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है और वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करेगा, तो जो लिक्विड पोर्शन जहां से शुरू होगा वहां से उसकी वेव पार नहीं हो पाएगी। तो जो एस वेव का शैडो जोन होता है वो 105 डिग्री टू 105 डिग्री देखने को मिलता है, राइट। तो इससे अब हमें पता लगा, जो हमें मतलब इन द केस कि जो साइंटिस्ट को पता लगा कि यार अंदर ना लिक्विड है, मतलब जो आपका जो आपका आउटर कोर है ना वो पक्का लिक्विड स्टेट में है, तभी आपका जो एस वेव है वो पास नहीं हो पा रहा है और आपके इतने डिग्री से इतने डिग्री तक आपका शैडो जोन क्रिएट हो रहा है। तो अब आप आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा रिलेशन, राइट। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको इतना पॉइंट है तो बाकी आप आंसर फ्रेम कर ही लोगे, राइट। अब इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड वेयर एज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये मैंने बता दिया, अब इसी को लिखना है, जो मैंने बता दिया ना उसको आपको इंग्लिश में आर्टिकुलेट करके चीजों को लिख देना। फिर द वेरिएशन इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द टू हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ्स, देन चेंज इन डेंसिटी ग्रेटली वेराइज द वेव वेलोसिटी। तो आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी डेंसिटी चेंज होती है, राइट, वैसे वैसे जो आपकी वेव वेलोसिटी होती है वो भी चेंज होती है, ऑफ कोर्स तभी तो रिफ्रैक्ट कर रही है ना। तो आपको पता है कि जो आपका क्रस्ट होता है, जो सॉलिड स्टेट होती है उसका डेंसिटी हाई होता है और जो लिक्विड होता है उसका डेंसिटी कंपैरेटिवली सॉलिड के कम होती है, ठीक। सो चेंज इन डेंसिटी ग्रेटली वेराइज द वेव वेलोसिटी बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन वेलोसिटी द डेंसिटी ऑफ द अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड
and by observing the change in the direction of waves, which means emergence of shadow zones, different layers can be identified. अब समझ आ रहा है कैसे इसको आर्टिकुलेट करके लिख दिया गया? तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो यू कुड इजिली बी एबल टू राइट. बाकी इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है. इसके लिए आपको जो अपने लैंग्वेज पे कमांड बनानी पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू राइट सच आंसर. तो ये अगर आपको चीज़ें पता है तो ऊपर इंट्रो लिख दिया, ठीक. अगर फॉर एग्जांपल यही अगर आपका मेंस क्वेश्चन आ जाता, हाउ बॉडी वेव हेल्प अस टू डिटरमाइन द इंटीरियर अर्थ इंटीरियर, तो आप कैसे लिखते हैं इसको? तो सबसे पहले आप डिफाइन करते क्या है बॉडी वेव, राइट. टाइप डिफाइन करते, फिर ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक बता देते पी वेव और एस वेव का, और उसके बाद हाउ का आंसर करते. तो हाउ में ये 4 पॉइंट लिख देते और उसके बाद लास्टली कंक्लूड कर देते, ठीक. अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो आपको पता है कि जो अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादातर कहाँ पे आते हैं आपके कॉन्टिनेंटल या ओशनिक जो मार्जिन है, मतलब जो एज पे आते हैं मार्जिन पे, ठीक. सो मोस्टली एट प्लेट बाउंड्रीज. तो आपको पता है कि जो मेजर बेल्ट्स हैं वो क्या क्या आपके, एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट है और एक आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है. तो ये आपका सर्कम पैसिफिक, देखो ये आपका सर्कम पैसिफिक हो गया और ये आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हो गया, राइट. तो ये आपके ब्लू मार्क्स है, ब्लू क्रॉस है, ये मिड कॉन्टिनेंटल और ये आपका सर्कम पैसिफिक, ठीक. तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का भी पूछे अर्थक्वेक का, तो डिस्ट्रीब्यूशन में तुम क्या क्या लिखोगे? 3 चीज़. पहला सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है. दूसरा ये फर्स्ट हो गया. फिर सेकेंड में लिख देना एल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट, और तीसरे में लिख देना सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज. तो ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लोबली. और मिड अटलांटिक रिज आपको पता ही है अटलांटिक क्वेश्चन में यहाँ पे. और जो अल्पाइन है वो आपके यूरोप से लेके सुमात्रा तक, यहाँ तक आपकी जो अर्थक्वेक की जो जोन है वो है. अब जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है. अभी यहाँ पे नहीं करते हैं कि क्यों कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अलॉन्ग ही आपके अर्थक्वेक ज़्यादातर आता है. हालांकि अगर आपके पास लॉजिक है, आपने पढ़ लिया तो आपको पता होगा क्यों आता है, ठीक. अगर नहीं पढ़ा है तो आगे के लिए वेट कीजिए जब हम प्रॉपरली जो PYQ है उसको लिखेंगे, ठीक है. तो ये देख लो. अब हाउ आर अर्थक्वेक्स मेजर्ड, मैंने बता दिया कि जो आपका रिचर स्केल होता है ये आपका मैग्नीट्यूड मेजर करता है, राइट, बाय कैलकुलेटिंग दी एम्पलीट्यूड. अब आपको ये भी पता है कि जो रिसेंट अर्थक्वेक आया था ये आपके म्यांमार में आया था, म्यांमार, ठीक है. एंड यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ HADR, ह्यूमन असिस्टेंस एंड ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये आपके इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट कराया गया, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा, राइट. तो ये सब भी आप अगर फेच कर दोगे ना, जब अर्थक्वेक का आंसर लिखोगे, जब उसका इम्पैक्ट पूछ लेगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे ये सब लिखते हो करेंट चीज़ें, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प मिलती है. तो देख लिया हमने रिचर स्केल. फिर मर्कली स्केल आपकी इंटेंसिटी को मेजर करता है कि एक्चुअल कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, राइट. और फिर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल. तो ये सब बेसिक है, आप देख के भी आते हो. और यहाँ पे ये दिया है सम रिसेंट अर्थक्वेक, कहाँ कहाँ पे आप क्या है, जैसे फरवरी 6 2023 में सदर्न टर्की में हुआ था. और यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, कमेंट में टाइप करके बताओ मुझे. यहाँ पे हमने टर्की में जब अर्थक्वेक आया था, राइट, तो हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए. तो ये मुझे आप कमेंट में टाइप करके बताओगे, टाइम स्टैम्प लगाना और कमेंट में टाइप करके बताना. फिर वैसे ही आपके सितंबर 8 2023 में नियर औक्लामेडे मोरक्को, ठीक है, मतलब एटलस माउंटेन के अराउंड आपके अर्थक्वेक आया था 6.8 रिक्टर स्केल पे, विच इज़ नियर अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट बाउंड्री. और जनवरी 1 2024 में नोटो पेनिनसुला जापान में. तो जापान में तो आए दिन आते ही रहता है, राइट. तो इसकी मैग्नीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा थी 7.6, राइट. और प्लेट्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व थे, फिलिपीन सीज प्लेट सबडक्ट्स अंडर यूरेशियन प्लेट. तो जो आपका फिलिपीन सी वाला प्लेट है और जो आपका यूरेशियन प्लेट है, राइट, इन दोनों में जब आपका कोलिजन हुआ था तो फिलीपींस जो प्लेट है ये ओशनिक प्लेट है, डेंसर है, ठीक है, तो ये सबडक्ट कर गई थी यूरेशियन प्लेट में, राइट. और इसके कारण सुनामी भी आया था अराउंड 3 फीट का. सो विच वॉज द रीज़न कि जो वहाँ का कोस्ट लाइन था वो आपका अपलिफ्ट हो गया 820 फीट के अबव. तो ये आपका कुछ रिसेंट था अर्थक्वेक, और बाकी चौथे में ऐड कर लेना जो अभी रिसेंट म्यांमार में आया था, ठीक है.
अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो जियोमॉर्फोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जो भी फिनोमेना जो आपकी यूपीएससी पूछता है ना, अर्थक्वेक हो गया, फिर वॉल्केनो हो गया, राइट, माउंटेन बिल्डिंग हो गया, वो कहीं ना कहीं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे फिनोमेना जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के ही फिनोमेना है। एक बार आप प्लेट टेक्टोनिक्स समझ जाओगे तो आप कोई भी आपसे पूछे, माउंटेन बिल्डिंग पूछे तब भी आपको पता होगा, ये पूछे कि माउंटेन बिल्डिंग आपके मार्जिन पे ही क्यों होते हैं तो वो भी आपको पता होगा, राइट। आपका वोल्केनिज्म पूछे तो वो भी पता होगा कि वोल्केनिज्म कब होता है, क्यों होता है, राइट। फिर जो पर्टिकुलर टाइप के आपके आइलैंड फॉर्म हो रहे हैं या नॉर्मल लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहे हैं, उसके पीछे भी जो है आपका हाथ, वो प्लेट टेक्टोनिक्स है। तो इसको कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, राइट। इसको थोड़ा अच्छे से देख लो। इसमें बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स में हम डायरेक्ट प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं पढ़ते, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, राइट, जो कि एल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था 1912 में। और उसके बाद हम उनका जब फेलियर होता है, जो थ्योरी का पूरा कंप्लीट फेलियर नहीं होता है, जो उनका लॉजिक था वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, राइट। तो मतलब जो वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अभी हम आगे देख रहे हैं, उसको उन्होंने जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए उसको बोला जाता है वो फेल हो गया। तो उसी को सपोर्ट में जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो आया आपका। अब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थ्योरीज। जैसे यहाँ पे आपको आर्थर होम्स का भी देखेगा, कन्वेक्शन करंट थ्योरी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हेसन हाना का भी आपको देखने को मिलेगा, पैलियोमैग्नेटिज्म देखने मिलेगा, सी एक्सप्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखने को मिलेगा, ठीक। तो मल्टीपल जो थ्योरीज है उनको मिला के कल्मिनेट करके एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को बनाते हैं, ठीक। अब देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो आपको पता है कि जो आपका अर्थ का फॉर्मेशन है अराउंड 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, मतलब पहले जो इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स लिए थे उसमें आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा रखा था, ठीक। तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा कि वो आप एक बार जाके देख लो, तो चीज़ें आपको ना रिलेट हो पाएंगी जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मेंशन करते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है समझने का। तो मैंने वहाँ पे कोशिश किया आपको एक बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने का और ट्रिक के थ्रू याद कराने का। तो वो वीडियो आप अगर देख लोगे ना तो आगे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ अर्लियर थ्योरीज मेंशन है, परमानेंसी थ्योरी, वर्क्स ऑफ एंटोनियो पेलेग्रिनी और एडवर्ड सुएस का, ठीक है, इन लेट 19th सेंचुरी। तो ये सब थ्योरीज का हेल्प लेके जो आपके एल्फ्रेड वेगनर थे, ठीक है, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। अब ये पहले इंसान थे क्या जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था? नहीं, इनसे पहले एफ.बी. टेलर ने भी दे रखा था, राइट। सो जो आपके एल्फ्रेड वेगनर थे, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे आपके जर्मनी के, राइट, 1912 में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। अब इनका क्या कहना था कि जो हमारा अर्थ था, राइट, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लैंड मास, जिसको हम क्या बोलते थे? पैंजिया, राइट, सराउंडेड बाई वाटर बॉडी कॉल्ड पैंथालासा। सिंपल है, पढ़ते हो आप, है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा ये जो आपका पैंजिया था ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो आपके दो लैंड बने, एक आपका लॉरेशियन लैंड बोला, एक आपका लॉरेशियन लैंड बना और एक आपका गोंडवाना लैंड बना, राइट। और इन दोनों के बीच जो सी प्रेजेंट था उसको क्या बोलते हैं हम? तेथिस सी। फिर आपका फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, गोंडवाना लैंड से आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए, सिमिलर मैनर में आपके लॉरेशियन लैंड से आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट फॉर्म हुए, राइट। तो लॉरेशियन से आपके एशिया, यूरोप, मल्टीपल जो है कॉन्टिनेंट्स वो फॉर्म हुए, और गोंडवाना से ही आपका इंडिया निकला है, ठीक है। फिर इंडिया का जब पार्ट निकल के क्या हुआ, वो ड्रिफ्ट होके, है ना, और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया। तो ये सब कब हो रहा है? आपके मेसोजोइक एरा के टाइम में, मतलब अराउंड जो आपका जुरासिक एज था, जुरासिक एज 250 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। सो देख लो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है, देयर एग्जिस्टेड वन बिग लैंड मास विच इज कॉल्ड पैंजिया, और ये ओशन पैंथलासा, लेटर सी कॉल्ड टेथिस, डिवाइडेड इनटू पैंजिया इनटू टू ह्यूज लैंड मास, लोरेंशिया एंड गोंडवाना। एजम्पशन आप देखो इनका क्या क्या था, कि इन्होंने क्या क्या एजम्पशन रखा था, राइट। तो इनका जो पहला एजम्पशन था कि फ्री फ्लोट ऑफ सियाल ओवर सीमा। सो जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो आपके ओशनिक क्रस्ट पे फ्लो कर रहा है। सबसे पहला एजम्पशन यही था, क्योंकि सियाल से आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना और सीमा से आपका ओशनिक क्रस्ट बना, राइट। फिर दूसरा इनका एजम्पशन था ओशनिक क्रस्ट वाज पैसिव। फिर तीसरा जो एजम्पशन था कि जो ये फ्लोट हो रहा है कॉन्टिनेंटल, तो कुछ फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी तो कोई चीज मूव कर रही है ना। तो वो फोर्स कहाँ से आ रहा है? सो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो थे आपका टाइडल फोर्स, और दूसरा आपका जो रोटेशन ऑफ अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल पता है आपको, इनसाइड लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड लगता है, राइट। तो ये इनका दो एजम्पशन था जहाँ से फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसके कारण जो आपके कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा। फिर टाइडल फोर्स प्लेड अ बिगर रोल, जिसमें से टाइडल फोर्स का बड़ा रोल है,
राइट, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ पैंजिया इन द ट्राइएसिक पीरियड। तो आपका जो पैंजिया डिसइंटीग्रेट हुआ वो आपका ट्राइएसिक एज में हुआ, मतलब अराउंड 250 मिलियन ईयर्स हुआ, ठीक है, मेसोजोइक एरा। ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, अब आपको पता है कि इसमें कहीं ना कहीं मतलब ड्रॉबैक्स है। अब ये ड्रॉबैक्स हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे एजम्पशन क्या क्या था, राइट, क्योंकि इस पे सवाल पूछ रखा है 2014 में आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। हालांकि अब बहुत कम चांसेस है कि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन यू नेवर नो कब आ जाए, राइट, तो आपको तैयार रहना है। तो सबसे पहले जब आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से अगर क्वेश्चन आता है, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा भी उसको कैसे अप्रोच करना है आपको, राइट, तो आपको वही डेफिनेशन पता होना चाहिए, उनके एजम्पशन पता होना चाहिए, और जो आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए अपने थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो सबसे पहला जो और सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो था उनका जिग्सॉ फिट ऑफ शेप, ठीक। तो ये आप देखते हो कि जो आपका साउथ अमेरिका है और जो ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, तो इन दोनों को देखोगे आज के डेट में तो साउथ अमेरिका आपके इधर है, राइट। तो इन दोनों का जो शेप है, लगता नहीं है कि ये सेम पार्ट से ये डिसइंटीग्रेट होके यहाँ पे आया हुआ है साउथ अमेरिका, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिट बैठता है, ठीक है। सो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका सीम्स टू बी फिट इन विथ ईच अदर, स्पेशली द बल्ज ऑफ ब्राजील फिट्स इनटू द गल्फ ऑफ गिनी, ठीक। फिर ग्रीनलैंड सीम्स टू फिट इन वेल विथ एल्समेयर एंड बैफिन आइलैंड। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जहाँ पे प्रॉपर जिग्सॉ फिट हो रहा है, राइट। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी आपको फिट होते हुए दिखेगा यहाँ पे। सो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। तो आपके क्वेश्चन में आता है तो आप एक ये आप लिख सकते हो जिग्सॉ फिट ऑफ शेप, ठीक है, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। फिर दूसरा था जिग्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर। एक तो था शेप और एक था स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे आज के डेट में जो अफ्रीका में पाया जा रहा है और जो आपके एशियन कॉन्टिनेंट में पाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ की चीज़ें सिमिलर है। तो कैसे इतनी दूर दूर अगर कोई दो कॉन्टिनेंट है तो वहाँ का तो पूरा हर चीज़ डिफरेंट होना चाहिए था। तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रॉक या कुछ पर्टिकुलर टाइप के मिनरल्स कैसे सिमिलर पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है पार्ट रहा हो, मतलब सिमिलर लैंड मास का। जिग्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर में वही है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बोथ आर फोल्ड माउंटेन्स। सो जो द कैलोडियन एंड हेर्सिनियन माउंटेन ऑफ यूरोप एंड एप्लिशियंस ऑफ यूएसए सीम्स टू बी वन ऑफ द कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट। तो आपको पता है कि जो एप्लिशियंस है आपके नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में है, राइट। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका ऐसे है, ठीक है। ठीक, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, आपको भी इतना ही बनाना होता है एग्जाम में। तो यहाँ के जो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में जो आप देखने को मिलेगा आपको एप्लेशियंस, राइट। और वैसे ही जो यूरोप में आपके कैलेडोनियन एंड हेरिसेनियन है, तो ये दोनों जो सीरीज है ना माउंटेन सीरीज, ये लगता है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, राइट। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया बिकॉज दे बोथ आर फोल्ड माउंटेन्स। सेकेंड मिनरल्स, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना कोस्ट बट द सोर्स इज इन ब्राजील। तो जो आपको घाना कोस्ट पे जो आपको गोल्ड मिलते हैं, आपको पता ही है कि जो घाना कोस्ट है गोल्ड के लिए फेमस भी है, राइट। तो उसका जो सोर्स है वो कहाँ पे है, ब्राज़ील में। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं ब्राज़ील जो है कभी घाना का पार्ट रहा होगा, राइट। मतलब ये दोनों सेम लैंडमास के पार्ट रहे होंगे। सो एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। तो जब दोनों एक साथ थे तब वहाँ पे गोल्ड पाए जाते होंगे, अलग अलग हो गए तो अभी भी दोनों जगह सिमिलर आपको देखने को मिलता है, राइट। ये आपका मिनरल्स हो गया। और तीसरा हो गया फॉसिल डिपॉजिट। तो जो मेसोसॉरस थे वाज अ स्मॉल रिप्टाइल एडेप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर, राइट, एंड द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन साउथ अफ्रीका एंड इरेवेर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील। तो जो मेसोसॉरस थे ये माना जाता था ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो स्केलेटन मिले, ठीक है, वो आपके रिवर में ही मिले जो कि ब्राज़ील में है। और जो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 4800 किलोमीटर है। तो ये कैसे पॉसिबल है, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब शुरू में एक पार्ट रहे होंगे। ये आपको दिख जाएगा इमेज से, ये रहा आपका ये रहा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये रहा आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, राइट। तो दोनों में जिग्सॉ फिट करके दिखाया गया है। ये आपका जो फॉसिल डिपॉजिट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो जो जिग्सॉ फिट ऑफ स्ट्रक्चर में फोल्ड माउंटेन्स, मिनरल्स और फॉसिल डिपॉजिट, ये 3 पॉइंट याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रख लेना। और यहाँ पे जिग्सॉ फिट ऑफ शेप में खाली साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका का याद रख लेना, इतने से आपका काम हो जाएगा, राइट। तो आपको अब ये पता लग गया जो थ्योरी जो आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, जो कि थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, राइट। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहले तो जो ड्रॉबैक्स था वो ऐसा सोचो कि सियाल, अगर इफ सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा, ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो यही था कि क्या सीमा जो है इतना फ्लूइड है कि उस पर इतना ईजिली जो सियाल है वो फ्लो कर रहा है, वो ड्रिफ्ट कर रहा है ना। और अगर ऐसा था भी तो मान के चलो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा होगा,
राइट। तो जैसे पहला जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने यही सवाल किया कि सबसे पहले तो जो सियाल है सीमा पे फ्लोट कर रहा है तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहे होंगे, राइट। सो हाउ इट कुड फ्लोट ओवर सीमा। सेकेंड जो उनका था आर्ग्यूमेंट वो ये था कि फोल्ड माउंटेन्स भी तो फॉर्म हो रहे हैं और फोल्ड माउंटेन को फॉर्म होने के लिए काफ़ी मतलब बोलते हैं ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। और इधर तो हम बोल रहे हैं कि सियाल फ्लोट कर रहा है सीमा पे, राइट। तो वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आ रहा है। हालांकि इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया वेगनर ने वो कहीं ना कहीं मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, काफ़ी इलॉजिकल सा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, राइट। क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, एक जगह फ्लोट भी कर रहा है और दूसरी जगह माउंटेन बिल्डिंग भी फॉर्म हो रहा है आपके, तो ये दोनों आपके ये पढ़ते हो आप जो ऑप्शनल होगा जिनका, तो इसको हम बोलते हैं डाइकॉटमी, ठीक है। सो हियर नो फ्री फ्लोट ऑफ सियाल ओवर सीमा, इट इज द लिथोस्फीयर दैट मूव्स ओवर द एस्थेनोस्फीयर। तो जो आपका लिथोस्फीयर होता है वो आपके एस्थेनोस्फीयर पे फ्लो करता है। और उसके बाद जो आगे आप देखते हो प्लेट टेक्टोनिक्स, तो वो फर्दर एक्सप्लेनेशन देता है कि माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो नो डाउट जो वेगनर ने बताया था कि कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, है ना। वो आपको जो ऊपर एविडेंस दिख रहा होगा उससे भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा। और आगे जाके अभी सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी पढ़ोगे, पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो वहाँ से आपको और आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ सही है कि मतलब हम जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जो उनका एक्सप्लेनेशन था, जो उसके पीछे का लॉजिक था कि क्यों कर रहे ड्रिफ्ट, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं हुआ वेगनर का। तो उसी को फर्दर आगे प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरीज है अदर मल्टीपल थ्योरीज, वो सपोर्ट करती है आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, राइट। सो ड्रॉबैक्स में पहला तो ये हो गया। दूसरा, ओशन फ्लोर इज नॉट पैसिव, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ओशन फ्लोर आपका स्टैटिक है, उसके ऊपर आपका जो सियाल फ्लो कर रहा है, आपके ओशनिक प्लेट भी मूव कर रहे हैं। हेस सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, ठीक। तो ये आपके एक्सप्लेन कौन करता है, हेस का जो सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी है। फिर तीसरा जो वो बोल रहे थे कि जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो टाइडल एनर्जी है। सो इफ टाइडल एनर्जी वुड हैव दैट मच ऑफ स्ट्रॉन्ग, देन इट वुड डेफिनेटली स्टॉप द रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। अगर टाइडल एनर्जी इतना स्ट्रांग होता तो कहीं ना कहीं अर्थ के रोटेशन को भी रोक देता, राइट। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं था कि मतलब ये जो आपके एनर्जी है ये आपके टाइडल से तो नहीं आ रहा है। सो टाइडल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नॉट इनफ टू कॉज सच मैसिव लैंड मास टू मूव। तो इसके पीछे का कारण, इस गैप को किसने फिल किया, तो मूव तो कर ही रहे ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो कैसे कर रहे हैं, तो फिर आपके आर्थर होम्स आके कन्वेक्टिव करंट थ्योरी देते हैं, ठीक है। जिसमें वो बोलते हैं कि जो आपके इसी से कॉन्सेप्ट आपका आएगा मेंटल प्लूम, जहाँ पे आपका सवाल आ चुका है। तो आज के क्लास में जो हम आंसर लिखने वाले मेंटल प्लूम पे ही लिखने वाले, तो इस मेंटल प्लूम की वजह से जो एनर्जी है वो आ रही है, जो कि आपके दो प्लेट को मतलब इट सेट अपार्ट, इट हेल्प्स देम टू ड्रिफ्ट। बेसिकली इट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। So sea floor spreading theory was given by Harry Hess in 1960. So according to this theory, due to the upwelling of hot molten magma, what happens? The sea floor spreads, right? जैसे detailed research during World Wars reveal that the ocean floor is not just a vast plain, but it is full of relief with mountain ranges, deep trenches, etc. तो रिसर्च के बाद ये पता लगा कि मतलब जो ओशन फ्लोर है, ठीक है, ओशन फ्लोर मतलब जो ओशन के अंदर, राइट, ये सिर्फ आपके वास्ट प्लेन नहीं है बल्कि इट इज़ फुल ऑफ रिलीफ विथ माउंटेन रेंजेस, मतलब आपके समंदर के अंदर भी माउंटेन रेंजेस है, डीप ट्रेंचेस प्रेजेंट है। अब ये कहाँ से आए, इससे पहले ये लगता था सबको कि ओशन के अंदर सिर्फ प्लेन्स है ना, समतल जमीन है, लेकिन नहीं, ओशन के अंदर भी आपके माउंटेन रेंजेस है, ट्रेंचेस हैं, सबमरीन कैनियंस, ये सब आगे आप पढ़ोगे जब आप ओशन बॉटम रिलीफ पढ़ोगे, तो ओशनोग्राफी आपको रोहन सर द्वारा कवर कराएगा, वहाँ पर वो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। So the mid-oceanic ridge were found to be most active in term of volcanic eruption. So sea floor spreading में क्या हुआ कि जो mid-oceanic ridges है, right, it proves that ocean floors are not static, right. तो ये आपका बोलते हैं ना कि जो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था उसको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट किया और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया, ठीक। इसके बाद से मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव किए कि हाँ, मतलब एक्सेप्ट किए कि हाँ कॉन्टिनेंट रियली में ड्रिफ्ट कर रहा है। तो इस थ्योरी में यही बोला गया कि जो आपका सी फ्लोर है ना वो स्प्रेड कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो यहाँ पे जो मार्जिन पे आपके रॉक मिल रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न साइड हो चाहे वेस्टर्न साइड के हो, है ना, तो दे आर सिमिलर इन नेचर, अगर वो सेम एज के हैं तो। इन सिमिलर मैनर आप जितना इधर वेस्टवर्ड जाओगे और इधर जितना ईस्टवर्ड जाओगे, तो ये दोनों, ये इधर के रॉक और इधर के रॉक, ये आपको सिमिलर मिलेंगे। सो रॉक ऑन ईदर साइड्स ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रीजेस एंड हैविंग इक्वी डिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम द क्रेस्ट वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलैरिटीज बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर एज। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाना, ठीक। जब भी सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी की बात करेंगे तो वहां पे आप क्या बताओगे कि रॉक ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रीजेस
एंड हैविंग इक्वी डिस्टेंस लोकेशन, मतलब अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ पे है तो यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम द क्रेस्ट वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलरिटीज, मतलब यहाँ के रॉक और जो यहाँ के रॉक हैं दे बोथ हैव सिमिलर इन नेचर, वैसे यहाँ के जो रॉक है और यहाँ के रॉक हैं दे बोथ आर सिमिलर इन नेचर, राइट। तो इसका इससे क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपकी ये ओशनिक क्रस्ट है, राइट, ये कहीं ना कहीं आपकी ड्रिफ्ट कर रही है, राइट। देन शैलो फोकस अर्थक्वेक एट मिड ओशनिक रेज एरियाज एंड ओशनिक रॉक्स आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल एज फॉर्मर सबडक्ट। तो जो आपके ओशनिक रॉक है ये यंगर है और देन कॉन्टिनेंटल, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपके ओशनिक क्रस्ट में सबडक्ट करते हैं ड्यू टू हाई डेंसिटी। अब फिर आया आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये आर्थर ओम्स ने दिया 1930s में, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी वाला कंसर्न था कि एनर्जी कहाँ से आ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से। तो एज पर आर्थर ओम्स इन्होंने क्या बोला कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो कुछ प्राइमोडियल हीट के फॉर्म में ट्रैप हो गए थे। दूसरा चीज़, हमारे अर्थ के जितने आप डीप इनसाइड जाओगे तो वहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो उनसे जो हीट जनरेट होती है ड्यू टू दैट हाई टेम्परेचर, जो आपके वहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं मोल्टन फॉर्म में, राइट। और वही जब अपवेलिंग होता है उनका तो उसको हम बोलते हैं मेंटल प्लूम, राइट, जिससे आपका वोल्केनो वगैरह, वोल्केनिज्म जैसे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो ये इस फोर्स के कारण जो आपके कॉन्टिनेंटल और जो आपके ओशनिक क्रस्ट है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस in the mantle which is around 100 to 2900 किलोमीटर below surface, जो width है, seeks part to escape and gives rise to formation of convectional current in the mantle, right। so rising limb जो है वो divergence है and falling limbs convergence, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज से, ये है आपका मेंटल, यहाँ पे आपके क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। अब देखो जो ये राइजिंग लिम्ब है, ठीक, ये आपके क्या है, ये है आपके डाइवर्जेंस, मतलब डाइवर्ज कर रहे हैं ना। और यहाँ पे वैसे यहाँ से मान के चलो राइजिंग लिम्स ये यहाँ आए और यहाँ से जो आपके लिम्स थे वो यहाँ आए, तो यहाँ पे दोनों सबडक्ट कर गए, ठीक। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बना सकते हो जब भी पूछे आर्थर ओम का थ्योरी। तो सो टू मेजर ड्रॉबैक ऑफ वेगनर थ्योरी क्या क्या था आपका, व्हाट एग्जैक्टली इज द मूविंग एंड हाउ इज इट मूविंग। तो ये आपका एड्रेस हो गया किससे, एड्रेस बाय द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, राइट। तो देखो नोट्स में हर चीज़ गिवन है, आप आराम से इस नोट्स को पढ़ना इस लेक्चर के बाद, और बाकी मैं आपको अभी आंसर लिखना तो सिखाऊंगा ही। तो ये करने के बाद आप एक बार अपने से मेहनत करोगे तो आपका ये टॉपिक आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाओगे, ठीक। फिर पैलियोमैग्नेटिज्म, तो पैलियोमैग्नेटिज्म में वही सेम कि जो आपका अर्थ की मैग्नेटिक जो फील्ड है वो चेंज होती रहती है ना, इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो certain minerals in rock lock in a record of the direction and intensity of the magnetic field when they form, which give details of both age and the location of formation of rock। तो देखो पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल जो हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखे तो हमने देखा कि जो आपके रॉक्स है अलोंग द क्रेस्ट, है ना, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट, जो आपके क्रेस्ट से इक्विडिस्टेंस पे थे ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट, उनका जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट होगा ना मिनरल्स का वो क्या होगा, सिमिलर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, जैसे ये आपका क्रेस्ट है, ठीक है, ये आपका ए, ये A1, ये आपका B और इधर आपका B1, ये आपका C और ये आपका C1, राइट। तो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या देखा कि जो A है और जो B है इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, इन दोनों रॉक की प्रॉपर्टी सिमिलर है, राइट। तो सिमिलर प्रॉपर्टी से मतलब कि इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड अलाइनमेंट होगी वो भी सिमिलर होगी। तो पैलियोमैग्नेटिज्म में वही बता रहे हैं कि जो रॉक हैं जो सेम एज के हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, उनकी अलाइनमेंट सिमिलर है। तो इससे ये पता लगता है कि जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंज होती रहती है, इट इज़ नॉट स्टैटिक, राइट। तो ये अलाइनमेंट ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे रॉक्स हैं दे आर मेड फ्रॉम मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक एज वेल। तो जो रॉक मेटेलिक मिनरल से बने हैं, राइट, तो वो आपके मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो इससे पता लगता है कि जैसे जो मान के चलो ये एक्स एज के हैं रॉक, राइट, तो इनकी मैग्नेटिक अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में। फिर जैसे बी और बी डैश की जो आपके रॉक है उनकी मैग्नेटिक अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में, राइट। तो इससे ये कहता है आपका पैलियोमैग्नेटिज्म कि जो सिमिलर एज के रॉक होंगे, है ना, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट ऑन ईदर साइड हैव
सिमिलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो इट गिव डिटेल्स ऑफ बोथ एज एंड लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन। Basaltic rocks found in the seafloor spread regions contain magnetic material that lock in the information। तो ये अपने जो ये रॉक्स होते हैं ये अपने अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। सो पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स एंड ओशन सेडिमेंट्स have demonstrated that the orientation of the earth's magnetic field has frequently altered over geological time। तो जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था ये है, ये लाइन पूरी मैं इसमें एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है ना, वो फ्रिक्वेंटली अल्टर होता है ओवर जियोलॉजिकल टाइम। सो पीरियड ऑफ नॉर्मल पोलैरिटी हैव अल्टर्ड विथ पीरियड ऑफ रिवर्स पोलैरिटी। तो नॉर्मल पोलैरिटी कब होता है? जब आपका नॉर्थ सीकिंग एंड कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एज इट डज टुडे, जो कि आज की कंडीशन में है, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था ऊपर ही। रिवर्स पोलैरिटी मतलब कि जो आपका अर्थ का नॉर्थ पोल है, ठीक है, और जो आपका अर्थ का जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हेन नॉर्थ सीकिंग एंड of the compass needle points southward, right? So as today's magnetic field is close to the earth's rotational axis, continental drift could be tested by ascertaining the magnetic characteristic of ancient rock। तो ये सब आप मतलब पढ़ के लिख सकते हो चीज़ें। आप बेसिक चीज़ें समझ गए ना, तो अब आराम से आप फ्रेम कर सकते हो आंसर। सो एज सी फ्लोर इज नॉट स्टेटिक और लोकेशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब देखो, when paleomagnetists look at the ocean floor going out away from oceanic ridges they found magnetic stripes। अब देखो, जो मैं वही बता रहा था, जो आपके रॉक के जो मैग्नेटिक फील्ड का अलाइनमेंट होगा वो सिमिलर होगा। तो ये देखो, ये जो दोनों रॉक है इन दोनों का अलाइनमेंट सिमिलर है, वैसे ये जो दोनों रॉक है इन दोनों का अलाइनमेंट सिमिलर है, वैसे ये रॉक है इनका अलाइनमेंट सिमिलर है, राइट। तो अब आपको समझ आ रहा होगा। बाकी ये मैग्नेटिक नॉर्थ नॉर्मल पोलैरिटी दे रखा है कि आपका जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है ये दोनों सेम साइड है। और वैसे ही अगर मान के चलो रिवर्स पोलैरिटी में आपका जो अर्थ का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक साउथ है वो सेम साइड पे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो वही ये सब उसी का आपको थ्योरी वर्जन दिया है। एज द न्यू रॉक इज फॉर्म नियर द रिज, ओल्डर रॉक विच फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड वाज रिवर्स गॉट पुश्ड फादर अवे रिजल्टिंग इन दिस मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग। ये आपको देखने को मिलता है ड्यू टू पैलियोमैग्नेटिज्म। अब हम फाइनली देखते हैं कि ये सारे थ्योरीज को कल्मिनेट करके आपका बना प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में बेसिकली हम प्लेट्स को स्टडी करते हैं, राइट। तो अब तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि जो आपके कॉन्टिनेंट हैं और जो आपके ओशन है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशनिक क्रस्ट है, दे आर ड्रिफ्टिंग, राइट। ये इस्टेब्लिश हो गया ऊपर के तीन थ्योरी से। किससे किससे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, पैलियोमैग्नेटिज्म थ्योरी और आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से, राइट। अब हम देखेंगे कि जब ये मूव कर रहे हैं तो आपके कौन कौन से लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, प्लेट टेक्टोनिक्स में तीन चीजें आपकी होंगी। सबसे पहले तो आपका अर्थक्वेक, ठीक है, दूसरा आपका वोल्केनिज्म, तीसरा आपका माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग, और लास्ट आपका लैंडफॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें अकर होंगी जब आपके प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, इतना याद रखना आप। अब देखो, ये साइंटिस्ट का नाम दे दिया, ये सब आपका जो ऊपर चीज़ें हैं वही मेंशन किया। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी पेव्ड वे फॉर द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी क्या बोलता है? लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू मल्टीपल प्लेट्स, ठीक है, जिसमें से 7 आपके मेजर हैं, जैसे अफ्रीकन, एशियन, ठीक है, और बहुत सारे आपके माइनर प्लेट हैं जैसे जुआन दी फुका, कोकोस, नास्का, राइट। इट फ्लोट्स ऑन द एस्थेनोस्फेयर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट। तो ये सब हम ऊपर देख के आ रहे हैं। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स समटाइम कॉल्ड क्रिस्टल प्लेट्स और वेराई फ्रॉम माइनर प्लेट्स टू मेजर प्लेट्स, ठीक है। तो प्लेट्स हम बेसिकली किसको बोल रहे हैं? लिथोग्राफिक क्रस्ट को, ठीक है, लिथोग्राफिक क्रस्ट। सो लिथोस्फेरिक प्लेट्स समटाइम कॉल्ड कोस्टल प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स वेराई फ्रॉम माइनर प्लेट्स टू मेजर प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी आपकी थ्योरी दे रखी है, आप रीड कर सकते हो, ठीक है। मेजर प्लेट में दे रखा है अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीका और यूरेशिया एंड दी एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, राइट। तो यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, अब ध्यान में रखना। और माइनर प्लेट्स में मैंने बता दिया, ये आपका नास्का, ये आपका स्कोशिया, राइट, कोकोस, जुआन दी फुका। फिर देखो, जो फोर्सेस हैं आपके प्लेट मूवमेंट्स के लिए कौन से? कन्वेक्शनल करंट हमने देख लिया, किसके द्वारा दिया गया था? आर्थर होम्स, कब? 1930s में, राइट। सो एक्सप्लेन्स अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स। अब यहाँ पे दे रखा है सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर,
ठीक है। तो सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपका क्या होता है, द बाउंड्री ऑफ द पैसिफिक प्लेट वेयर इट इज सबडक्टिंग बिनीथ द इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन एंड अमेरिकन प्लेट्स। तो देखो जो आपका पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, वो आपका क्या है, ओशियनिक प्लेट है। ये जब आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट से कन्वर्ज करेगी, तो अभी हम देखेंगे कि जब दो अलग अलग तरीके के प्लेट बाउंड्रीज जब कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्स करते हैं, तो किस टाइप के लैंडफॉर्म जनरेट होते हैं या फिर क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये अभी हम आगे देखते हैं सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये बस आप याद रखना कि जो ये सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं चेन ऑफ वोल्केनोज है, राइट, चेन ऑफ वोल्केनोज। कहाँ पे, पैसिफिक साइड में। क्यों, क्योंकि जो पैसिफिक प्लेट है वो आपके किससे टकराई, जो आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट है जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन एंड अमेरिकन, इसके वजह से आपके चेन ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्रिएट हो गए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जैसा आप डिटेल पढ़ सकते हो खुद से भी। अब देखो प्लेट बाउंड्रीज, अब बोलते हैं ना प्लेट बाउंड्रीज पे आपके क्यों ज़्यादातर लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि मान के चलो अगर दो प्लेट डाइवर्स कर रही है, ठीक है, ये आपका मान के चलो एक प्लेट, ये दो प्लेट, तो ये चाहे डाइवर्ज करें या ये चाहे कन्वर्ज करें, राइट। तो जो भी लैंडफॉर्म या जो भी लैंडफॉर्म फॉर्म होंगे वो तो कॉन्टिनेंट पे ही फॉर्म होंगे ना। जैसे ये दोनों मान के चलो कन्वर्ज करके ऐसे, तो ए था, ये सबडक्ट कर गया बी, मान के चलो ये ओशन था और ये कॉन्टिनेंट था। ओशन का क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होता है तो ये सबडक्ट कर गया बी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म होंगे वो क्या क्या फॉर्म होंगे, ट्रेंच फॉर्म होंगे, ठीक है, फिर मिड, फिर माउंटेन भी फॉर्म होगा, माउंटेन हैविंग वोल्केनिक ओरिजिन, राइट। वैसे दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जब टकराते तो क्या क्या होता, आपका माउंटेन बिल्डिंग तो होता ही और दूसरा आपका अर्थक्वेक भी आता, राइट। तो आप जो भी देखोगे, जो भी आपका लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहा है या जो फिनोमेना अकर हो रहा है वो आपके अलॉन्ग मार्जिन ऑफ क्रेस्ट रहता है, वहीं पे अकर होता है, ठीक है। ये इसका रीज़न है। बाकी एग्जाम में पूछते हैं तो आपको ये रीज़न देना है और उसके बाद एग्जाम्पल्स दे देने हैं, तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वही दे रखा है, मेजर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सच एज फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स, मिड ओशनिक रेज, ट्रेंचेस, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एक्सेट्रा आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस प्लेट्स। तो जो इंट्रैक्शन हो रहा है प्लेट्स के बीच में, इधर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है, उसके कारण ये सारे आपको देखने को मिल रहे हैं जो मेंशन है। सो डाइवर्जिंग में क्या क्या हो रहा है, तो डाइवर्जिंग में मैंने बता दिया, एक आपका मिड ओशनिक रेज देखने को मिलेगा, ठीक है, रिफ्ट वैली देखने को मिलता है, रिफ्ट वैली, ठीक, ये सब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ के आए हो। So the sites where the plates move away from each other are called spreading sites. Such edges are sites of earth crust formation, hence constructive. इनको हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये कुछ फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जो कन्वर्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आता है, ठीक। फिर इसका एग्जांपल डाइवर्जिंग का बेस्ट है मिड ओशनिक रेज, ठीक है। तो जब आपके दो प्लेट बाउंड्री जब आपके डाइवर्ज करते हैं तो आपका वोल्केनिक ओरिजिन होता है, राइट, और उसका जैसे ही वो आपके ऊपर अर्थ के सरफेस पे आता है सॉलिडिफाई हो जाता है, राइट, तो वो आपका एक माउंटेन रेंज टाइप बन जाता है। तो सबसे बड़ा माउंटेन मिड ओशनिक रेज है इसका एग्जांपल, जो कि कहाँ पे आपके अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है, राइट। मिड ओशनिक रेज ऑन लैंड ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। तो लैंड पे आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलता है। तो आपके इंडिया में एग्जाम्पल बताओगे आप मुझे, है ना, कि कौन सी रिवर आपकी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओगे। Then divergent plate boundary also lead to formation of volcanoes, block mountains, and in case of mid-oceanic ridges, volcanic island like the Azores on the mid-Atlantic ridge, ठीक। तो देखो आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री से क्या क्या बन रहा है। तो एक तो आपका रिफ्ट वैली बन रहा है, दूसरा आपका रिजेस बन रहा है, ठीक, मिड ओशनिक रिज उसका एग्जाम्पल है, तीसरा आपका तीसरा आपका वोल्केनिक आइलैंड फॉर्म हो रहा है, और चौथा आपका ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो रहा है। आपको बस ये चार चीज़ याद रखनी है, पूरी आपको स्टोरी नहीं लिखनी है वहाँ पे, राइट। फिर कन्वर्जिंग में आपको देख लो, कन्वर्जेंस में दो टाइप का कन्वर्जेंस हो सकता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, ओशन कॉन्टिनेंट। जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट होगा तो आपका माउंट हिमालय, मतलब जो आपके माउंटेन बिल्डिंग होगी, ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन, राइट, जो कि वोल्केनिक ओरिजिन नहीं होंगे, नो वोल्केनिक ओरिजिन। वाई, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ different continental crust is almost similar, right, so no volcanic origin। और जब ओशन और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसका जब कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो एग्जांपल मिलेगा वो वोल्केनिक ओरिजिन का मिलेगा, राइट, वोल्केनिक ओरिजिन।
फिर यहाँ पे ट्रेंच भी फॉर्म होंगे, ट्रेंच, राइट। तो इसका एग्जांपल जो आपके पेरुवियन ट्रेंच है, ट्रेंच तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बाकी आप पेरुवियन एग्जांपल ले सकते हो। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से एग्जांपल दे देना और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से एग्जांपल दे देना, ठीक। जहाँ पे लैंड फॉर्म वही दे रखा है, फोल्डेड माउंटेन्स, ट्रेंचेस, ठीक। ट्रेंच कहाँ पे फॉर्म होता है? आपके सबडक्शन जोन पे, सबडक्शन जोन में, ठीक है, जिसको हम वेनी ऑफ जोन भी बोलते हैं, वेनी ऑफ जोन। फिर आपके वोल्केनिक आइलैंड यहाँ पे ही फॉर्म होंगे। सो दिस सबडक्टेड मटेरियल गेट्स हीटेड अप एंड इज थ्रोन आउट फॉर्मिंग वोल्केनिक आइलैंड एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो इसको हम बेसिकली, जो आपका कन्वर्जेंस हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रक्टिव, जो आपका डाइवर्जेंस हो रहा था उसको हम बोल रहे थे कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। सो सबडक्शन ऑफ द डेंसर प्लेट अंडर द लेस डेंस वन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, फोल्ड माउंटेन, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, फोल्ड माउंटेन, ट्रेंचेस, वोल्केनिक आइलैंड, राइट। अब देखो, वाई नो वोल्केनोज इन कोलाइडिंग बाउंड्रीज। तो जहाँ पे दो प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे दो प्लेट कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूछ रहे कि बाउंड्री पे वोल्केनो क्यों नहीं देखने को मिलते, यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट, थोड़ी दूर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा है कि जब आपके, मान के चलो, वैसे तो जब आपके कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जब कन्वर्जेंस होगा तब तो आपका वोल्केनो फॉर्म ही नहीं होगा, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि सबडक्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आपका ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगा या फिर ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो मैं आपको एक डायग्राम से बना के दिखाता हूँ। ऐसी हर चीज़ के लिए आपको ज्योग्राफी में डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो ये आपका मान के चलो प्लेट है, ठीक है, ये सबडक्ट कर गया, सबडक्ट के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसा, और ये आपका दूसरा प्लेट है बी, ये ए था, ये बी था। तो जब ये सबडक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होती है, राइट। और फ्रिक्शन जब जनरेट हो रही है तो यहाँ पे मान के चलो ये तो आपका मार्जिन है, तो मार्जिन से फ्रिक्शन जनरेट शुरू होने हुई और यहाँ पे जाके टेम्परेचर बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण जो यहाँ के अंडरलाइंग रॉक्स थे ये क्या होते हैं, ये पिघल जाते हैं, ठीक है, और ये बाहर आते हैं। तो आपको जो वॉल्केनो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने को मिलता है, नॉट अलोंग दी मार्जिन, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो सिंस नो सबडक्शन, नो मोल्टेन मटेरियल इज अवेलेबल टू दी burst out from volcanoes, that is why the Himalayas do not have any volcanoes while Andes and Alps do, right। फिर डीप सीटेड अर्थक्वेक, ये क्या है आपका? तो जब दो आपके लिथोग्राफिक क्रस्ट जब आपके कोलाइड करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो आपको फिर अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जो जब डाइवर्ज कर रहे थे तब भी देखने को मिल रहा था, लेकिन वो क्या था आपका? शैलो अर्थक्वेक था, शैलो फोकस अर्थक्वेक, ठीक है, जब आपकी बाउंड्री डाइवर्ज कर रही थी। लेकिन जब कन्वर्ज करेगी तो आपको इंटेंस अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, राइट। तो सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट है। फिर ट्रांसफॉर्मेटिव देखो, तो हमने कन्वर्जेंस लेके देख लिया, डाइवर्जेंस देख लिया। ट्रांसफॉर्मेटिव में बेसिकली ये पैरेलली मूव करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जो सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कि आपके कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पे दे भी रखा है, सैन एंड्रियास फॉल्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए। यहाँ पे इंडियन प्लेट की बात की गई है, तो इंडियन प्लेट पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो इंडिया प्लेट के ईस्ट मार्जिन पे क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? अरक्कन रेंज है ना, ऑफ म्यांमार टुवर्ड आइलैंड आर्क अलोंग जावा ट्रेंच, तो ये देखने को आपको मिलता है। फिर वेस्ट मार्जिन पे आपको किरथार माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान देखने को मिलता है। नॉर्दर्न मार्जिन पे आपको हिमालयाज देखने को मिलता है, राइट। वैसे नॉर्थ एंड ईस्टर्न बाउंड्री पे आपको यूरेशियन प्लेट, राइट। वेस्टर्न बाउंड्री पे आपको अरेबियन प्लेट और सदर्न बाउंड्री पे आपको सोमालिया, कैप्रिकॉन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ठीक। अब मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट यहाँ पे दे रखा है। अब देखो इस सब चीज़ों को ना प्रीलिम्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं, तो इतनी डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ने की नीड नहीं है। ये सब वही कहानी है कि कब आपका इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, फिर वो जब ड्रिफ्ट कर रहा था टुवर्ड यूरेशियन प्लेट तो वो यूनियन हॉटस्पॉट से इंट्रैक्ट किया, फिर वहाँ पे आपका डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ, राइट, ड्यू टू लावा इरप्शन। उसके बाद फिर फाइनली वो यूरेशियन प्लेट से जब कोलाइड किया तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का फॉर्म हुआ, जब आप उसके बाद फिर आपका हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, राइट। उसके बाद आपके फिर धीरे धीरे जो बाकी आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया में, वो सारे देखने को मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो एक बार। तो ये देखो, ये दिखाया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का मैप में गिवन है, राइट। कैसे आपका जो इंडियन प्लेट है ड्रिफ्ट करके यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो। जो आपका कौन सा ईयर था? सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, ठीक। इसको याद करने का तरीका क्या था? प्यूम, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, ठीक। तो देखो अब हमारा हो गया
कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिया? हमने कवर कर लिया इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। हमने क्या क्या कवर कर लिया? इंटीरियर कवर कर लिया, फिर हमने अर्थक्वेक कवर कर लिया, राइट। हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कवर कर लिया, प्लेट टेक्टोनिक्स कवर कर लिया। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या क्या कवर किया हमने? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पैलियोमैग्नेटिज्म और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, राइट। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे की क्लास में हम वोल्केनिज्म देखेंगे, राइट। लेकिन अब आज की लेक्चर का जो टॉपिक्स है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैंने आपको जो बताया था है ना क्लास के स्टार्ट में कि सबसे पहले तो हम कवरेज करेंगे बहुत ब्रीफली, जो आपका कॉन्सेप्चुअल कवरेज होगा, जो कि नोट्स के थ्रू हम करेंगे, वो अब हमने कर लिया। कहाँ पे क्या डायग्राम बनाना वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम देखेंगे, ठीक है, कि आंसर कैसे लिखना है और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है क्या पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में, राइट। तो उसके लिए आपको कैसे आंसर फॉर्म करना है, तो सिंपल सा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, है ना, विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। पहले हम निमोनिक्स के हेल्प से देख लेंगे चीज़ों को याद कैसे रखना है, रिलेटेड टॉपिक्स को, और उसके बाद हम देखेंगे जो आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, मतलब ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो क्वेश्चंस जो मेंटल प्लूम्स वाला मैं बता रहा था, ठीक है, वो क्वेश्चन को हम पिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने मैं वो आंसर लिख के दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ों को आपको अप्रोच करना है, कैसे पिलर्स बनाना है विद द एक्वायर्ड नॉलेज, राइट। तो देखो जो भी आपके पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसका मैं आपको निमोनिक्स दे देता हूँ। आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब आपको वीडियो को देखने के बाद क्या करना है कि आपको पहले एक दोबारा से ये नोट्स को रिवाइज कर लेना है, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके बाद आपको ये निमोनिक्स के थ्रू मैं आपको कवर करा देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको रिटेन करने में हेल्प मिलेगा, राइट, और लास्ट में मैं आपको आंसर राइटिंग करवा दूंगा, तो आपका पर्पस सॉल्व, है ना। तो इसी मैनर में हम आगे के भी जो लेक्चर्स होंगे उसको प्रोसीड करेंगे। और हाँ, क्लास को खत्म होने के बाद आप ज़रूर बताना कमेंट में टाइप करके कि कैसा लगा क्लास, कैसा लगा ये वे ऑफ आपका कवरिंग दी मेन सिलेबस, राइट। तो देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक था इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो उसके लिए निमोनिक क्या है आपका? सिस्मिक ड्रिल, राइट, क्योंकि हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में बेसिकली सिस्मिक एक्टिविटी को हम मैप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिस्मिक ड्रिल से आपको याद रखना है। तो अगर मान के चलो पूछ लिया हाउ वी कैन नो द इंटीरियर ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव, तो वहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल सिस्मिक से, एस से सिस्मिक वेव, ई से अर्थक्वेक डेटा, आई से इंस्ट्रूमेंटेशन, एस से सरफेस ऑब्जर्वेशन, एम से मैग्नेटिज्म, आई से इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम लावा और सी से कोर सैंपल। फिर वैसी ड्रिल से, डी से डीप ड्रिलिंग, आर से रॉक सैंपल, आई से आइसोटोप एनालिसिस, एल से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और एल से लोकल जियोलॉजिकल सर्विस। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना, एज ए फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे तो आप याद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए रिलेट करो चीज़ों को। जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ते हैं तो सिस्मिक वेव तो पढ़ते ही हैं, राइट। फिर अर्थक्वेक का डेटा भी देखते हैं हम, अब इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं, है ना, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। फिर सरफेस ऑब्जर्व करते हैं हम, मैग्नेटिज्म भी देखते हैं, राइट। तो ऐसे जब आप रिलेट करोगे ना तभी आपको याद हो पाएगा। तो इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। डायरेक्ट सोर्स में मैंने बता दिया था और इनडायरेक्ट सोर्स में भी मैंने बता दिया था। उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन कर देना, आपका काम हो जाएगा। सो सबसे पहले सिस्मिक वेव में एक्सप्लेनेशन, सिस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज, सेल्फ साइंटिफिक स्टडी द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, एग्जांपल सिस्मोग्राफ्स, ठीक। फिर अर्थक्वेक डेटा में ये भी हमने देख लिया था कि किस पर्टिकुलर आपके अर्थ सरफेस पे कितने इंटेंसिटी या क्या मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है, उससे भी आपको पता लगता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो आपका अर्थ का इंटीरियर है वो क्या होगा, राइट। वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर सरफेस ऑब्जर्वेशन, मैग्नेटिज्म, इन्फेरेंसेस फ्रॉम लावा, कोर सैंपल एंड डीप ड्रिलिंग, ठीक है। रॉक सैंपल, आइसोटोप एनालिसिस, आइसोटोप एनालिसिस मतलब आइसोटोपिक रेशियो इन मिनरल्स एंड रॉक हेल्प डिटरमाइन देयर एज एंड फॉर्मेशन प्रोसेस, शेडिंग लाइट ऑन द अर्थ हिस्ट्री, ठीक है। तो जब आप आइसोटोप एनालिसिस करते हो तो जो आप रॉक के मिनरल्स को पढ़ते हो तो उससे आपको पता लगता है कि हाँ इस रॉक का क्या एज है, क्या फॉर्मेशन है, जिसके चलते हमें ये पता लगता है कि हाँ ये जो मतलब पर्टिकुलर जो लैंडफॉर्म है या फिर जो रॉक्स है इसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। तो ऐसे करके ये सब आपके सोर्सेस हैं जिससे आप इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लगा सकते हो। अगर आपको ये नहीं याद करना है तो मैंने ऊपर आपको बता दिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे, उनसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक। फिर देखो आपका की एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो अब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ के आ गए। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, ठीक है, जो कि आ भी रखा है आपके, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, डिस्कस अलॉन्ग विद द एविडेंसेस दैट सपोर्ट द थ्योरी, ठीक। तो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है,
यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि क्या आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से क्या समझ आता है, राइट। इसको डिस्कस कीजिए विद द एविडेंसेस दैट सपोर्ट दिस थ्योरी। अब आप क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हो, तो देखो अगर मान के चलो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक मैं पेज ले लेता हूँ। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, डिस्कस अलॉन्ग विद द एविडेंसेस टू सपोर्ट दिस थ्योरी। अब ये क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, देखो 15 मार्क्स है ना, 3 पेज में लिखना है, तो यू शुड हैव दैट कंटेंट, सफिशिएंट कंटेंट, और आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो एक तो आपको सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, वेगनर साहब ने क्या बोला था, राइट। उसके बाद उसको आप इंट्रो में यूज कर लो। तो इंट्रो में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे किसकी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, और अल्फ्रेड वेगनर का नाम मेंशन करना मत भूलना। सो अल्फ्रेड वेगनर इन 1912, राइट। सो ही गिव दिस थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपका क्या था, एक ड्यूरिंग मेसोजोइक एज आपका एक बड़ा सा लैंडमास प्रेजेंट था जिसको पेंजिया बोलते थे, राइट। एंड द सराउंडिंग ओशन वाज कॉल्ड पैंथेलासा। Then in Mesozoic era, this Pangaea disintegrate into Laurentian and Gondwana landmass, राइट। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, जो भी आज के डेट में आपके कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये पहले सेम पोजीशन में प्रेजेंट नहीं थे, तो ये कैसे आज के डेट में इस पोजीशन में ड्रिफ्ट करके, राइट। सो एज पर अल्फ्रेड वेगनर, सियाल फ्लोट्स ओवर सीमा, राइट। सियाल उन्होंने किसको कंसिडर किया था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, और सीमा उन्होंने किसको कंसिडर किया था, ओशनिक क्रस्ट को। इतना लिख दिया, ये आपके इंट्रोडक्शन में आ गया है ना। इसको आप और आर्टिकुलेट करके लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, राइट। तो आप क्या समझते हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, तो आप तो वही समझोगे ना जो आपको पढ़ाया गया है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर का आपने लिख दिया, ये आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन में आ गया, और यहीं से बॉडी भी आपकी शुरू हो गई, ठीक है, कि यहाँ बॉडी में आप एजम्पशन लिख सकते हो, ठीक, और मैकेनिज्म लिख सकते हो कि हाउ लिथोग्राफिक क्रस्ट वर ड्रिफ्टिंग, है ना, व्हाट वाज द एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी बिहाइंड दैट मूवमेंट, दैट ड्रिफ्टिंग, राइट। इसका कारण लिख लोगे आप। तो ये दो चीज आपके बॉडी में शुरू हो गई। अब देखो, अब दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना है, इसको डिटेल में करना है, डिस्कस अलॉन्ग विद द एविडेंस टू सपोर्ट दिस थ्योरी, राइट। तो अब यहाँ से तो मतलब ये 1/3 आपका क्वेश्चन हो गया, इंट्रो और इतना। उसके बाद आप बॉडी में क्या लिखोगे, बॉडी में आपको अब एविडेंसेस लिखने हैं। तो एविडेंसेस में आपने क्या क्या पढ़े, आपने सबसे पहला पढ़ा था जिग्सॉ फिट शेप, और फिर जिग्सॉ फिट स्ट्रक्चर, राइट। जिग्सॉ फिट शेप में आप वही साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाला एग्जांपल ले लोगे कि कैसे उनका जो एज है ना, साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न एज है, ईस्टर्न कोस्टल एज, और वेस्ट अफ्रीका का आपका जो गल्फ ऑफ गिनी के साइड एज है, राइट। दे आर एग्जैक्टली फिट, है ना, तो उनका शेप मैच कर रहा है। उसके बाद जिग्सॉ फिट स्ट्रक्चर में 3 चीज़ आपने देखा, क्या क्या, एक तो आपने देखा प्लेसर डिपॉजिट, फॉसिल डिपॉजिट, और स्ट्रक्चर, जिसमें आपने किसका एग्जांपल देखा था, एंडिस का और कैलेडोनियन माउंटेन का, मतलब बोथ आर फोल्ड माउंटेन्स, राइट। तो ये दोनों लिखोगे, इससे आपका 2 पेज भर जाएगा। उसके बाद अगर और स्पेस बचता है तो यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, ठीक है, एंड पैलियोमैग्नेटिज्म, राइट। और लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे। कंक्लूजन कैसे लिखोगे, तो कंक्लूड ये करोगे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, है ना, इट हैड लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स बट स्टिल इट वाज नॉट अ कंप्लीट फेलियर बिकॉज इट लेड द इम्पेटस फॉर द अपकमिंग थ्योरीज लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी का जो बेस था, वो कहीं ना कहीं जो अपकमिंग, जो आने वाली थ्योरी थी, फ्यूचर थ्योरीज थी, उसके लिए उन्होंने एक बेस रख दिया, राइट। तो मेन चीज़ तो वो बोल के चली गए कि जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, बस उसको वो प्रूफ नहीं कर पाए, तो उस प्रूफ को आगे फिर अदर साइंटिस्ट जो थे वो आके कर गए, राइट। तो ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हो। अब देखो, अब मान के चलो ये चीज़ आपको इतना नहीं पता होता, तो आपके पास सिंपल ये रहता, ठीक है, निमोनिक्स याद कर लो, ड्रिफ्ट और अवे,
क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है ना, लिथोग्राफिक क्रस्ट आपका ड्रिफ्ट अवे कर रहा है। तो ड्रिफ्ट अवे से आप याद रख सकते हो। डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, आर से रॉक फॉर्मेशन एंड माउंटेन रेंजेस, आई से आइस एविडेंस मतलब जो ग्लेशियल डिपॉजिट है, फिर एफ से फिट ऑफ कॉन्टिनेंट, टी से टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक। ठीक, तो ये आपका क्या है, एविडेंस है। तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है एविडेंस ही था, तो ये निमोनिक याद रहता तो आप इससे भी लिख सकते थे। और दूसरा अवे से अलाइनमेंट ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट जोन, वेगनर फिट ऑफ जियोलॉजिकल फीचर्स, एनॉमलीज इन एंशिएंट मैग्नेटिक पैटर्न जैसे पैलियोमैग्नेटिज्म और यंग ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, तो ये निमोनिक के थ्रू भी आप एविडेंसेस लिख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद ना रहा है, मान के चलो अभी पढ़ रहे हो तो आपको ताज़ा ताज़ा याद रहेगा, लेकिन मान चलो एग्जाम हॉल में भूल गए तो आपको ये ड्रिफ्ट अवे याद रहेगा, तो आप ऐसे करके तो आप डायरेक्ट ड्रिफ्ट वे से भी आप लिख सकते थे। ठीक है, जैसे डी से डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ के बता दिया। अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, मेसोसोरस, कैलेडोनियन माउंटेन, एप्लेशियन माउंटेन, राइट। तो जो हमने पढ़ा है उसी का निमोनिक्स के फॉर्म में एग्जाम्पल दे रखा है। तो निमोनिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो स्मार्टली, अगर आपका निमोनिक्स अगर मैच कर रहा है आपके टॉपिक से तो, राइट। तो अब आपको समझ आ गया कैसे आंसर लिखना होता है, आपको बेसिक चीज़ें पता हो और थोड़े बहुत निमोनिक के हेल्प से आप पिलर्स, या तो पिलर्स बना लो या निमोनिक्स बना लो, उसके थ्रू आप आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। फिर सिमिलर पैटर्न पे दूसरा भी है निमोनिक, अगर वो याद ना रहा तो फॉसिल फोना। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही याद करना, मैं वही रिकमेंड करूंगा, सेम चीज़ मेंशन है आपके, राइट। फिर देखो सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये हमने बता दिया, फ्लोर स्प्रेड से याद रख सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, लिथोस्फेयर रिसाइकलिंग, ओशियनिक ट्रेंचेस एंड रिजेस, राइट, ओशियनिक बेसिन एक्सपेंशन, रिफ्ट वैलीज एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। वैसे ही स्प्रेड से आप पढ़ लेना, सिमेट्रिक मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, प्लेट मूवमेंट एविडेंस, रिसोर्स फॉर्मेशन, अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन, एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन लाइफ, राइट। तो ये आपके गिवन है पीडीएफ में, आप देख सकते हो। वैसे ही आपके रोल ऑफ मेंटल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, तो आपको पता है मेंटल प्लूम पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो आप मेंटल कन्वेक्शन से याद रख सकते हो इसको। तो हम लास्ट में एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, है ना, जो आपके क्वेश्चन आ रखा है, बाकी ये आप निमोनिक्स देख लेना, राइट, आफ्टर द लेक्चर। तो आज का जो दूसरा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आ रखा है वो क्या है आपका, तो आपका क्वेश्चन ये पूछ रखा था, डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स को रिलेट कर दिया मेंटल प्लूम से। अब मान के चलो इन केस बहुत बार आप मान के चलो ये सुने नहीं हो, है ना, आपके सामने एकदम से टेस्ट में आ गया क्वेश्चन। जनरली इस जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उससे पहले ज़्यादातर लोग ये पढ़ाते नहीं थे। ठीक, तो हर चीज़ पढ़ाया नहीं जा सकता, यहाँ पे आप क्या लॉजिक लगा सकते थे कि मेंटल प्लूम की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटल में किसी चीज़ की बात कर रहा है। अब आपको पता है कि मेंटल में क्या आपका एस्थोनोस्फेयर है, ठीक, और उसके बाद ये भी पता है कि आपके जो कन्वेक्टिव करेंट्स है, ठीक है, वो आपके कहाँ से जनरेट हो रहे थे, वो आपके मेंटल से ही जनरेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके मेंटल में क्या थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। उसके कारण क्या हो रहा था कि जो आपका हीट जनरेट हो रहा था उससे आपके जो वहाँ के रॉक्स थे वो मोल्टेन फॉर्म में आ गए, राइट। उसके बाद वही रॉक जब ऊपर आते हैं, मतलब वही जब आपका मोल्टेन जो आपका कन्वेक्टिव करेंट से जब आपके अर्थ सरफेस पे आता है तो वो क्या करता है, इट एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर अकरिंग ऑफ द फेनोमेना प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा रिलेशन। अब इसको अब मान के चलो इसको आंसर में लिखना है, तो ये आपका डिफाइन, पहले तो कीवर्ड है आपका मेंटल प्लूम, और ये साफ साफ बोल भी रहा है डिफाइन करना है, राइट, एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन पीटी। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, देखो मैं बताता हूँ। मेंटल प्लूम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, है ना, पूरा लिखूंगा तो टाइम जाएगा। इज एन अपवेलिंग ऑफ एबनॉर्मली, यहाँ पे थोड़ा ये पेन नहीं है ना इसलिए यहाँ पे स्पीड नहीं बन रही है, नहीं तो आपको और स्पीड में लिखना है और राइटिंग भी और अच्छे से लिखना है। सो एबनॉर्मली हॉट रॉक within the within the earth mantle, earth mantle, ठीक, which carries heat upward in narrow rising columns, driven by heat exchange across the
कोर मेंटल बाउंड्री, इसको अंडरलाइन कर दो। ठीक, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आप ये भी लिख सकते हो या जो आपकी एज पर योर अंडरस्टैंडिंग वो लिख सकते हो। दूसरा चीज़, हमें डायग्राम बनाना होता है, तो यहाँ पे आप डायग्राम बना देते हैं मेंटल प्लूम का। तो ये जैसे ये आपका हो गया अर्थ का मेंटल, ये हो गया अर्थ का क्रस्ट। यहाँ से हमने क्या बोला कि हीट एक्सचेंज हो रहा है थ्रू दी इन नैरो राइजिंग कॉलम। ठीक है, तो कॉलम बना दो आप ये, और ये जल्दी जल्दी बनाना होता है एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपका मेंटल प्लूम्स जो है कन्वेक्टिव करंट जनरेट हो रहा है और ये अर्थ सरफेस तक रीच हो रहा है। ठीक है, और ये आपका अर्थ सरफेस है। तो ये क्या हो गया आपका प्लूम, इधर हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका कोर। राइट, तो ये आप एक डायग्राम बना के दिखा सकते थे। अब देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा समझ पा रहे होगे आप कि राइटिंग नहीं बन रही है, राइट, लेकिन आप समझ जाओ, आपको ऐसे ही लिखना होता है। तो ये आपका डायग्राम बन गया, और सिंपलिस्टिक में भी डायग्राम आप बना सकते थे सिंपल ऐसे करके। ये आपका कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, ये आपका अपराइजिंग प्लूम हो गया, अपराइजिंग प्लूम, ये आपका ऊपर क्रस्ट हो गया। ठीक, तो इस टाइप का ही आप डायग्राम बना सकते थे, और ये आपका मेंटल प्लूम हेड हो गया। अब आपको लिखना है कि इसका रिलेशनशिप कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स से है। ठीक है, सो रोल ऑफ मेंटल प्लूम, रोल ऑफ मेंटल प्लूम इन प्लेट टेक्टोनिक्स। राइट, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि इट एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स। ठीक, तो ये आपका ड्राइविंग फोर्स है प्लेट टेक्टोनिक्स का, क्योंकि जो आपके कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रही है? कन्वेक्टिव करंट से। ठीक है, दैट्स वाई मेंटल प्लूम जो है आपका ड्राइविंग फोर्स है। राइट, सेकेंड यू कैन राइट इट ट्रांसपोर्ट। अब सिंपल सी बात है ना, आप लॉजिक लगाओ कि आपका जो मेंटल प्लूम जब ऊपर आएगा तो आपके जो प्राइमोडियल मैटर्स है, मतलब जो अर्थ के अंदर के मैटर्स हैं, है ना, उसको भी तो सरफेस पे ला रहा है ना कहीं आपके क्रस्ट में ला रहा है। सो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन किसका? प्राइमोडियल मेंटल का, प्राइमोडियल मेंटल मटेरियल, कहाँ से? फ्रॉम बिलो, फ्रॉम बिलो द जोन ऑफ एक्टिव कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण क्या हो रहा है आपका? प्रोड्यूसेस प्रोग्रेसिव वॉल्केनिक चेन, है ना, तो वॉल्केनिज्म आप लिख सकते हो। इसके कारण आपका वॉल्केनिज्म प्रोसेस देखने को मिलता है। एंड सेकेंड, ब्रेकअप कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, मतलब अर्थक्वेक। राइट, फिर और पेज ऐड कर लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? फॉर्मेशन ऑफ फ्लड बसाल्ट, है ना, तो जब आपका लावा इरप्ट होगा तो आपके डेक्कन प्लेट्यू भी तो, जैसे लैंडफॉर्म भी तो फॉर्म होंगे ना। तो एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हो ऐसे, एग्जाम्पल क्या? डेक्कन प्लेट्यू। तो जब आपका इंडिया रियूनियन हॉटस्पॉट से इंटरेक्ट किया था, ठीक है, तो वहाँ पे आपका लावा इरप्शन हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन, जिसके कारण आपका डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था। राइट, दूसरा चीज़, फिर फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हवाईन आइलैंड। तो मतलब जो वॉल्केनिक लैंड वॉल्केनो से जो भी आपके लैंडफॉर्म जनरेट हो रहे हैं उसके एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ हवाईयन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ
Pacific plate are caused by mantle plume. ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन के टाइम पे आप लिख सकते हो एज द प्लूम रिमेन्स एंकर्ड एट द कोर मेंटल बाउंड्री एंड इट डज नॉट शिफ्ट द पोजिशन. मैं लिख ही देता हूँ एज द प्लूम remains anchored at the core mental boundary and it does not shift position and it does not shift position over time a string of volcanoes is created when the lithosphere plate moves above it. ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन में आ जाएगा. दस देयर इज एन एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल प्लूम एंड द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ठीक है, तो ये आपके कंक्लूजन में आ जाएगा. तो अब आपको आई होप आइडिया लग रहा होगा कैसे आपको अप्रोच करना है. तो मेंटल प्लूम को डिफाइन किया, जो भी आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, आर्टिकुलेट करके फिर आपने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया, रोल ऑफ मेंटल प्लूम इन प्लेट टेक्टोनिक्स कराया. यहाँ पे आप कनेक्टिविटी कर सकते हो कि अगर कोई भी आपकी लावा जैसे कुछ इरप्ट हो रही है तो उससे क्या क्या हो सकता है. तो एक तो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की ड्राइविंग फोर्स है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ओशनिक ड्रिफ्ट, ओशनिक प्लेट के जो ड्रिफ्ट में जो फोर्स है ना, जो आपकी फोर्स है बिहाइंड फोर्स, वो आपकी मेंटल प्लूम से आ रही है. कन्वेक्शन करंट थ्योरी, राइट. उसके बाद आपके वो जो अंदर के मटेरियल है, जो प्राइमोडियल मेंटल मटेरियल्स है, उसको वो सरफेस पे ला रही है, राइट, फ्रॉम द जोन ऑफ एक्टिव कन्वेक्शन. फिर आपके वोल्केनिज्म अकर हो रहा है, आपका अर्थक्वेक अकर हो रहा है ना, ब्रेकअप कॉन्टिनेंट्स. फिर आपका फ्लड बेसाल्ट फॉर्म हो रहा है ना, जिसका एग्जांपल आपका डेक्कन प्लेट्यू. उसका फॉर्मेशन ऑफ हवाईयन आइलैंड हो रहा है इन द मिडिल ऑफ पैसिफिक प्लेट. और उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हो कि जो एज द प्लूम रिमेन्स एंकर्ड एट द कोर मेंटल बाउंड्री एंड इट डज नॉट शिफ्ट पोजीशन ओवर टाइम. ठीक है, तो जो आपका मेंटल प्लूम है आपके कोर और मेंटल के बाउंड्री पे मिलता है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता विद द टाइम, ओवर द टाइम. सो स्ट्रिंग ऑफ वोल्केनो इज क्रिएटेड व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव्स अबव इट. तो जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलो ये है आपका, ये आपका मेंटल प्लूम है. ठीक है, तो इसके ऊपर से जब लिथोस्फीयर अगर आपका मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो जब जो आपका पोर्शन इंटरेक्ट करेगा वहाँ पे आपको क्या होंगे, स्ट्रिंग ऑफ वोल्केनोज देखने को मिलेंगे. तो जब ये वाला यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वोल्केनो आएगा, फिर ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वोल्केनो आएगा, राइट. तो ऐसे करके आपको स्ट्रिंग ऑफ वोल्केनोज देखने को मिलते हैं. और लास्ट में 10 मेंटल प्लूम हैज़ एन एक्टिव रिलेशनशिप विद द प्लेट टेक्टोनिक्स. ये करके आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो. तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में. ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट भी देखा, आपने ये भी देख लिया कि कैसे आपको आंसर फॉर्म करना है. और लास्ट में मैंने आपको न्यूमोनिक्स दे ही दिया था ऊपर, है ना. तो अगर आप न्यूमोनिक्स के थ्रू चाहते हो कि चीज़ों को याद करके आपको आंसर लिखना है, न्यूमोनिक्स के थ्रू आप ज़्यादा बेटर आंसर लिख पाओगे चीज़ों को याद करके, तो आप न्यूमोनिक्स को भी याद कर सकते हो, क्योंकि न्यूमोनिक्स भी आपके कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेटेड है. तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी याद करने में. तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा. ठीक है, एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू आप चीज़ें कर सकते हो. तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं. और अपना फीडबैक देना मत भूलना प्लीज़, है ना. आप फीडबैक दोगे तो हम और चीज़ें आगे इंप्रूव कर सकते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि इसी वे में हम आगे कंटिन्यू करें तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना. दैट इज़ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन फॉर अस टू मेक सच काइंड ऑफ हाई क्वालिटी वीडियोज़ फॉर यू ऑल, राइट, टू मेक योर मेन्स टास्क ईजी. सो इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. जय हिंद.